तो दोस्तों, चुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं है और सत्ता की दौड़ में उतरने से पहले ही बीजेपी हाफती हुई लस्त-पस्त नजर आ रही है। मोदी के भाषणों में अब जोश खत्म हो गया है और अब तो ऐसा लगने लगा है कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। हर जगह वो एक जैसी थकी हुई और उबाऊ बातें करते नजर आते हैं। उधर राहुल गांधी हर दिन कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मोदी की परेशानी कुछ और बढ़ जाती है। राहुल के पास मुद्दों का ढेर है और मुद्दों की इस बड़ी लिस्ट से वो रोज बीजेपी को घेर रहे हैं। आज राहुल गांधी राजस्थान में थे और खड़गे साहब भी थे और राहुल और खड़गे दोनों ने जनसभा की थी राजस्थान के जयपुर में। तो उधर एक तरफ राजस्थान में राहुल और खड़गे की जनसभा थी, तो दूसरी तरफ उधर मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। न्यूज चैनलों में तो मोदी को ही कवरेज दिया जा रहा था, लेकिन जनता का असली उत्साह राहुल की सभा में नजर आया। वाराणसी में मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया और इस मौके पर चंद्रयान से लेकर महिला आरक्षण तक तमाम उपलब्धियों को भुनाने की कोशिश की। वाराणसी में जो स्टेडियम बन रहा है उसे आधे चंद्रमा के आकार का बनाया जाएगा और आमतौर पर स्टेडियम इसी तरह के होते भी हैं। आप देखते होंगे क्रिकेट के स्टेडियम को, लेकिन मोदी जी ने यहां जबरदस्ती हिंदुत्व को घुसाने की कोशिश की। अपने भाषण में उन्होंने चंद्रयान के उतरने की जगह को शिव शक्ति पॉइंट दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि एक शिव शक्ति पॉइंट वहां चांद पर है और एक यहां काशी में है। मतलब साफ है कि मोदी ने इस तरह की बातों से हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है। दरअसल यही बीजेपी की चुनावी रणनीति भी है और इसी रणनीति के तहत रमेश बिधूड़ी जैसे सांसद संसद में गालियां देने से परहेज नहीं करते हैं। खैर, मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट के अलावा महिला आरक्षण पर भी खुद को श्रेय दिया और कहा कि अब नवरात्रि का उत्साह बढ़ जाएगा महिला आरक्षण के कारण। तो जब मोदी वाराणसी में हिंदुत्व की पिच तैयार करने में लगे हुए थे दोस्तों, तभी उधर राहुल गांधी राजस्थान की जनसभा से खूब चौके छक्के लगा रहे थे। महिला आरक्षण पर उन्होंने बीजेपी को घेरा और इसके साथ ही ओबीसी का मुद्दा खड़ा कर दिया। इसके साथ ही राहुल ने हिंदी भाषा के मुद्दे पर भी बीजेपी को तरीके से लपेट लिया। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी हिंदी भाषा को लेकर, अंग्रेजी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। लोकसभा में एक दिन मैंने देखा बीजेपी के एमपी अंग्रेजी के खिलाफ लंबा भाषण दे रहे हैं। और हिंदी के बारे में बोल रहे हैं। हिंदी सबको सीखनी चाहिए, मगर अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए। दुनिया में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, आपको अंग्रेजी की जरूरत होगी। हिंदुस्तान में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, आप हिंदी में कर सकते हो। दोनों की जरूरत पड़ती है। बाद में मैं गया पीछे, सुनिए, बाद में मैं पीछे गया और मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताइए, सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने पीछे गया, मैंने कहा उनसे, भैया एक बात बताइए, आपने अंग्रेजी के खिलाफ बात की, आपके जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियम स्कूल में? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी सीखें और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें। मतलब दो हिंदुस्तान बने, इनके बच्चे अंग्रेजी सीखकर अमेरिका जाएं, जापान जाएं, चाइना जाएं और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें और बाकी दुनिया में ना जा पाए, बाकी दुनिया से बातचीत ना कर पाए। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। तो सुन रहे थे आप, हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। यहां राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर और कह रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी सीखें, लेकिन गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी की तरह ही महिला आरक्षण पर बीजेपी की खूब खबर ली और इसे जुमला करार दिया। जरा उनको भी सुनते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को। गांधी जी
एक बात कहे थे, मैं ये कहूंगा, गांधी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है। इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा, तथा स्त्री को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा। ये महात्मा गांधी जी ने बोला। क्या कभी गोलवलकर गुरुजी ने यह बोला है? क्या बीजेपी के लोग इससे पहले बोले हैं? जनसंघ के लोग बोले हैं? ये बात को समानता को माने हैं? पिछले कितने भी उनके भाषण निकाल के दो, उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। जब यहां पर राहुल जी, हम लोग, सोनिया गांधी जी मिलके जब इंडिया का एक आइडिया निकाले, एक होने का जब आइडिया निकाले, तब वोटों के खातिर महिला का बिल उनको याद आया और वो बिल को लेकर वही बात कर रहे कि हम महिलाओं के साथ हैं। तो भाइयों, ये ऐसे बातों में मत आओ, ये झूठे हैं और हमेशा झूठ बोलते ही जाते हैं। आपको तो मालूम है सब जुमले। तो मैं अपने भाषण में राज्यसभा में भी कहा कि भाई ये एक जुमला तो नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद ये इंप्लीमेंट होने वाला है। अब तब तक तो ये जुमला बनेगा क्या है? तो ये इनके जुमले बहुत है। 2 करोड़ नौकरियां मैं सबको दूंगा, मिले क्या आपको? 15-15 लाख रुपए उन्होंने देने का वायदा किया था, वो मिले आपको? देखो, एक प्राइम मिनिस्टर इतना झूठ बोलता है तो आप ही सोचिए, कोई भी चीज सिर्फ इलेक्शन के एक स्टंट बनाकर वो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जो महात्मा गांधी जी का सपना था और सभी स्त्री पुरुष को, गरीब को एक जगह रख के काम करने का, तो ये हमको बीड़ा उठाना है। और सभी ओबीसी के महिलाओं को जब तक ये आरक्षण नहीं मिलेगा, हम उनके लिए लड़ते रहेंगे और ओबीसी को जरूर इसमें मिले। गांधी जी। तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को। खड़गे साहब ने यहां साफ साफ कहा है कि ये हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और हर चीज का चुनावी स्टंट करते हैं। ये साफ यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और उसमें भी खासकर महिला आरक्षण बिल को लेकर। कुल मिलाकर आप कांग्रेस के नेताओं के भाषण सुनिए दोस्तों, अभी कुछ 2 नेताओं के आपने भाषण सुने और दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनिए, तो आपको साफ नजर आएगा कि कांग्रेस आक्रामक होकर आगे बढ़कर खेल रही है, जबकि बीजेपी पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आकर रक्षात्मक यानी डिफेंसिव होकर खेल रही है। दरअसल डिफेंसिव होकर खेलना बीजेपी की मजबूरी बन गई है, क्योंकि बीजेपी जो दांव चल रही है सब उल्टे पड़ रहे हैं। संसद का विशेष सत्र काम नहीं आया, संसद का नया भवन कोई कमाल नहीं कर पाया, गणेश चतुर्थी के मौके को शुभ बताकर संसद में प्रवेश से कोई फायदा नहीं मिला और आखिर में महिला आरक्षण का दांव भी उल्टा पड़ गया, क्योंकि इससे ओबीसी कोटे का नया मुद्दा खड़ा हो गया। हर तरफ से बीजेपी फंस गई और रही सही कसर रमेश बिधूड़ी ने पूरी कर दी। इस मौके को बीजेपी संभाल सकती थी, लेकिन उसके ही सांसद ने उसका सच सामने रखा तो बीजेपी कुछ बोल भी नहीं रही है, बल्कि अब भी बीजेपी नेता कांग्रेस को ही कोस रहे हैं, उस पर संसद के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि जयराम रमेश ने नए भवन को असुविधाजनक बताते हुए तंज किया है कि नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स कहना चाहिए। इस पर रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, आप जरा सुन लीजिए रविशंकर प्रसाद को। यहां जो संसद बनी है ये ट्रू भाषा में मेड इन इंडिया है। हाँ, इसको लेकर
जयराम रमेश जो राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं और मीडिया विभाग के हेड, उन्होंने क्या कहा है, इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भारत की संसद को कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे? जयराम रमेश, you have got no right to insult India's parliament by saying all this. Shameful, condemnable. और तो सुना आपने, रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि भारत की संसद को कांग्रेस के सांसद ऐसे अपमानित नहीं कर सकते। कमाल की बात है दोस्तों, संसद को असुविधाजनक कहने पर बीजेपी को इसका अपमान दिख रहा है। लेकिन यही रविशंकर प्रसाद उस वक्त हंस रहे थे जब संसद के भीतर उनकी पार्टी के सांसद ने दूसरे सांसद को गालियां दी थीं। ओम बिरला ने अब तक रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई नहीं की है और इस पर भी बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास कोई जवाब है ही नहीं। बीजेपी के नेता केवल विरोधी सांसदों का ही अपमान नहीं कर रहे हैं बल्कि मीडिया को भी बेईमान बता रहे हैं। दोस्तों जरा इस बाइट को भी सुन लीजिए और इसकी चर्चा आगे करते हैं। सुनिए जरा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आप जानते हैं भोपाल से सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, खुद को साध्वी भी कहती हैं। जरा सुनिए। एक भी ईमानदार नहीं है। हम बोल रहे हैं, तुम सुनो तुम्हारी तारीफ। जितने भी मीडिया के सीहोर के मीडिया वाले हैं सब बेईमान, एक भी ईमानदार नहीं है। हम बोल रहे हैं, तुम सुनो तुम्हारी तारीफ। जितने भी मीडिया के सीहोर के मीडिया वाले हैं सब बेईमान। तो सुना आपने किस तरह हंसते हुए प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि मीडिया वाले एक भी ईमानदार नहीं हैं। भले ही ये बात उन्होंने सीहोर के पत्रकारों के लिए कही हो, लेकिन जिस तरह से वो हंसते हुए मीडिया पर बेईमानी का इल्जाम लगा रही हैं, क्या वो सही है? ये सवाल तो उठता है दोस्तों। हो सकता है सीहोर के पत्रकारों ने बता दिया हो कि इस बार एमपी में बीजेपी की हालत खराब है और शायद इसीलिए प्रज्ञा ठाकुर को इसमें बेईमानी नजर आ रही हो। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी की निगाह में किसी के लिए कोई सम्मान है या नहीं? कभी महिलाओं का अपमान तो कभी दलितों और आदिवासियों को मारना पीटना, उनके सिर पर पेशाब करना, कभी मुसलमानों को संसद में सरेआम गालियां देना और अब मीडिया को बेईमान बताना। क्या ऐसे ही दूसरों का अपमान करके बीजेपी इस देश पर राज करेगी, या फिर 2024 आते आते जनता बीजेपी के अपमानों की गिनती पूरी कर उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी? आखिर क्यों बीजेपी के सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं दोस्तों? आइए आज न्यूज पॉइंट में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले फटाफट परिचय करवाता हूं। और देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज शनिवार है, गर्ग साहब आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी आपका स्वागत है। और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं। और दोस्तों स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में न्यूज पॉइंट शाम 7 बजे। आप सबको भी इसका इंतजार रहता है और हमें भी रहता है आप सबका इंतजार। और चर्चा में बहुत सारी बातें, लेकिन बीजेपी के सारे दांव कैसे उल्टे पड़ रहे हैं ये हम बता रहे हैं। पिछले 6-7 दिनों से आप लगातार सियासी सरगर्मियां तेज होते हुए देख रहे हैं। 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, उसी दिन नए संसद न्यू बिल्डिंग जो है उस पर झंडारोहण, और उसके बाद 18 तारीख से पुरानी संसद में विशेष सत्र का आगाज, फिर 19 तारीख को नए संसद भवन में प्रवेश, और उसी दिन प्रधानमंत्री की घोषणा कि हम महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी कहना कि शायद ऊपर वाले ने, ईश्वर ने इस पवित्र काम के लिए मुझे ही चुना हो, ये कहना। और उसके बाद जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं, एक एक बात आप जानते हैं, यहाँ कुछ भी दोहराव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें एक पैरेलल एक इंसान चल रहा है, वो राहुल गांधी। इन्हीं सब के बीच संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, सड़क पे भी, सब जगह आज स्कूटी चलाते हुए, जरा उस तस्वीर को भी ले आइए, राहुल गांधी स्कूटी चलाते हुए, और वो भी जयपुर में। आज वो तस्वीर भी रुला।
राहुल गांधी स्कूटी पर बैठे हुए हैं। ये और आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। ये तस्वीर भी परेशान कर रही होगी। और इससे पहले एक तस्वीर और आई थी जो कुलियों के बीच राहुल गांधी पहुंचे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे, उनके दुख दर्द को बांट रहे। ये तस्वीर भी आपने खूब देखी। तो बहुत सारी तस्वीरें सप्ताह हैं और सप्ताह का अंत आप सबसे चर्चा। आइए सीधे सबसे पहले प्रोफेसर चाहता हूं और स्वामी जी, कैसे देखा जाए इस सप्ताह को? अगर देखें और जो हम लिख रहे हैं, बीजेपी के सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। कितने सारे दांव 31 अगस्त से लेकर के अभी तक। लेकिन कहीं ना कहीं, और जो राहुल गांधी बात कह रहे थे आज भाषण में, राहुल गांधी का भाषण अगर अलग अलग हिस्सों में देखें तो बहुत सारी बातें और बहुत सारे मुद्दों पर सीधा जवाब देने की कोशिश, और यही कहते हुए कि जब हम इंडिया बनाते हैं तो आप भारत लेके आने की कोशिश करते हैं, इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया को हटाने की कोशिश करते हैं, यहां से लेकर के अंग्रेजी तक सारी बातें वो कहते हुए नजर आ रहे थे। कैसे देखा जाए, क्या उल्टे पड़ रहे हैं सारे दांव? क्यों पड़ रहे हैं इसकी विवेचना करें। ये सारे दांव बीजेपी के उल्टे क्यों पड़ रहे हैं? इसलिए उल्टे पड़ रहे हैं, देखिए हमने रामायण और महाभारत का युद्ध नहीं देखा, हमने केवल पढ़ा। लेकिन हमने यह पढ़ा कि जब सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई होती है, जब धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई होती है, असत्य ऐसे ही पराजित होता है। और जो कहा गया कि सत्यमेव जयते, अंतिम विजय जो है वो सत्य की होगी। तो देखिए शुरू में हो सकता है असत्य जीते, झूठ जीते, अधर्म जीते। जो 9 साल में आपने देखा हुआ, लोगों ने अधर्म के रास्ते पे गुमराह हुए, उन्हें गुमराह किया गया, असत्य बोला गया, लोगों से कहा गया 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख मिलेगा, किसानों की आमदनी दुगनी होगी। तो ये जो सारे दांव थे अधर्म के और असत्य के, शुरू में जीत रहे। लेकिन जैसे हमारे देश की परंपरा, लास्ट में पिछले 1 साल के अंदर आपने देखा कि सत्य धीरे धीरे जीतना शुरू हुआ, धर्म धीरे धीरे जीतना शुरू हुआ। ये जो रविशंकर प्रसाद को आपने दिखाया, जिस प्रकार की ये बात कर रहे थे, मुझे घटना याद आती है वही जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दुशासन और दुर्योधन अट्टहास कर रहे थे। ये वही व्यक्ति हैं जब रमेश विधुड़ी देश के लोकतंत्र की, देश के संसद की मर्यादाओं की, इस देश की परंपराओं का चीरहरण कर रहे थे। ये व्यक्ति हंस रहा था। इसका मतलब यह है कि ये जो कौरव गोत्र के लोग हैं, ये जो कौरव पक्ष के लोग हैं, देखिए राहुल गांधी, इसलिए अब लोग उनको पसंद करने लगे हैं, राहुल गांधी को इसलिए मानने लगे हैं। राहुल गांधी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इंटेंशन के, जिस प्रकार से देश को अपनी मूल धारा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की जो मूल धारा है, भारत की जो दिशा है, भारत की जो आत्मा है, भारत के जो संस्कार और सभ्यता और संस्कृति है, राहुल गांधी उसकी तरफ ले जा रहे हैं। आज जब वो स्कूटी में पीछे बैठे राजीव जी, तो उन्होंने एक संदेश दिया, इस देश के युवा इस देश को दिशा देंगे। हम लोग जो हैं अपना बैटन इन बच्चों को, इन युवाओं को सौंप के जाएंगे। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इनको एक उज्जवल भारतवर्ष, एक मजबूत भारतवर्ष बने, ऐसी कामना के साथ हम इनको बैटन देना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ये निर्देश, एक बात कह रहे हैं, और न केवल युवा बल्कि बेटियों को, नारियों को, लड़कियों को, वो कह रहे हैं तुम ड्राइविंग सीट पे रहो और मैं पीछे बैठा हूं, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा और तुम दिशा दो इस देश को अच्छे कल की तरफ ले चलो, अच्छे भविष्य की तरफ ले चलो, भारत को वैसा उज्जवल भारत जिसका सपना हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा था, भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद ने, अशफाकुल्लाह खान ने देखा था, उस दिशा में ले चलो। ये जो नरक की तरफ ले जा रहे हैं, असत्य और अधर्म की तरफ लोग ले जा रहे हैं, अशांति की तरफ ले जा रहे हैं, धार्मिक विद्वेष की तरफ ले जा रहे हैं, इधर से देश को मोड़कर देश को नई दिशा में, जो हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा है, उस तरफ ले चलो। तो ये बच्चों को भी ये कह रहे हैं, और जो अल्प मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनसे आपने देखा पिछले 2-3 महीने के अंदर जिस प्रकार से अन्नदाता से वो मिले, जिस प्रकार से अलग अलग वर्ग के लोगों से मिले, वो एक संदेश दे रहे हैं, ये देश साझा देश है, ये सबका देश है, इसमें कोई उच्च वर्ग निम्न वर्ग नहीं है, इसमें कोई जाति और धर्म का विद्वेष नहीं है। हम सबका ये कर्तव्य है, हमारा नैतिक कर्तव्य है, सत्य के रास्ते पे चले,
धर्म के रास्ते पे चलें, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक के रास्ते पे चलें, भगवान श्री राम और कृष्ण के रास्ते पे चलें। और ये जो अधर्म की ओर लोग ले जा रहे हैं, जो कौरव पक्ष के लोग देश की दिशा को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमें इनके हाथ से स्टीयरिंग लेकर स्टीयरिंग को सही दिशा में ले जाना है, जिससे विश्व में जो हमारी छवि और जो हमारी एक इमेज है उसको बरकरार रखा जा सके। जो 70 साल हमने बरकरार रखा और 9 साल से जो पूरी तरह धूमिल हो गया है, धूल धूसरित हो गया है। बिल्कुल, 70 साल से धूल धूसरित और धूमिल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसी 70 साल को लेकर के बीजेपी और खासकर मोदी जी जो कुछ कहते रहे हैं कि 70 साल में क्या किया, यहां 2014 से ही जो कुछ हुआ है सो हुआ है, इस पर बहुत सारी बातें हम लोग करते रहे हैं। लेकिन राजनीति है, सियासत है, वहां तक तो ठीक है, जायज है, लेकिन आप सियासत से बाहर अगर आम जनता को भी ये समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर यहां तकलीफ बढ़ती है। जरा प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं पूरे सप्ताह भर में जो घटनाक्रम है उसमें सबसे बड़ी बात आपको क्या दिखाई दे रही है? कहां यहां फंसती हुई, कहां उसके दांव, बीजेपी के दांव उल्टे पड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं? जी राजीव जी, बीते सप्ताह या इस हफ्ते जो आज आखिरी दिन है, समझिए। जी मैं अनम्यूट हूँ, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही। इस हफ्ते जो घटना घटी है वो केवल इस हफ्ते की नहीं है, पिछले कई हफ्तों में जो घटनाएं घटती रही हैं उसका एक इम्पैक्ट इसमें नजर आता है। स्पेशल सत्र की घोषणा तो पहले हुई थी, स्पेशल सत्र ने सबको चौंकाया था और उसमें क्या हो सकता है इसको लेकर के, ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, वो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, कई बातें सामने आई थी। कॉमन सिविल कोड, एक देश एक चुनाव और तरह तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन। लेकिन आखिरकार जब महिला आरक्षण बिल आया और वो भी कैबिनेट में मीटिंग होने के बाद, तय होने के बाद भी देश को नहीं बताया जा रहा था और इसको इस रूप में पेश किया जा रहा था कि कुछ ऐसा धमाका होगा, नई संसद में नया धमाका, नए तरीके से, नए अंदाज से इस रूप में लाए जाने की कोशिश की गई। लेकिन जब सबके सामने आया तो इस बिल में नया कुछ भी नहीं था, बल्कि जो पारित विधेयक था राज्यसभा में उसको ही कैरी कर सकते थे, उसको इन्होंने नहीं किया। ये बोलने के लिए कि आखिरी गोल जो मारता है उसी का नाम होता है, यही बोलने के लिए उन्होंने ऐसा किया, जबकि कंटेंट में वही कुछ भी नया नहीं था। अगर ओबीसी को इंक्लूड कर देते तो एक बात समझ में आती कि कुछ नया धमाका था, तो नया धमाका भी नहीं हुआ। तो महिला आरक्षण बिल को लेके जो सरप्राइज फैक्टर क्रिएट करना चाहते थे वो सरप्राइज फैक्टर क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि इंडिया ने सरप्राइज फैक्टर क्रिएट किया कि लोकसभा में सिर्फ 2 मत विरोध में थे और राज्यसभा में पूरी तरीके से वो 1 मत से पारित हुआ। ये चौंकाने वाला फैक्टर था और उसके एहतियातन उस नोट के साथ था कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। चौंकाने वाला फैक्टर ये था कि भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने सोचा कि महिला आरक्षण बिल अगर हम लाएंगे तो इंडिया के सभी घटक दल ओबीसी के सवाल पर जिस तरीके से पहले बंटे हुए थे, एक बार फिर ये लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन हुआ क्या? इंडिया के घटक दलों ने देखा कि ये बिल तो अभी आने वाला है ही नहीं, इफेक्ट में कानून बन जाता है तो, और जब कानून बन जाने के बाद आने वाला ही नहीं है तो 2024 में तो हम आएंगे, हम देखेंगे कैसे करना है और कैसे जल्दी निपटना है इसको। तो हम क्यों लड़े 24 से पहले? इन्होंने लड़ने से मना कर दिया, बोला चलो सपोर्ट है, जो मूव आप ले रहे हैं आपका सपोर्ट है, तो वो पारित हो गया। अब विरोध पैदा हो गया बीजेपी में, भाई उमा भारती खड़ी हो गई। आज भी भोपाल में बैठक हो रही है ओबीसी की, बहुत बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई, इससे पहले भी उन्होंने बुलाई थी। तो ये जो ओबीसी को उन्होंने जगाने का प्रयास किया, ये रुकने वाला नहीं है। पूरे देश का ओबीसी वर्ग इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछ रहा है कि जिस बात को लेके बीजेपी 2010 में बोला करती थी, उससे पहले बोला करती थी, आज वो भूल क्यों गई? तो महिला आरक्षण बिल लाने का दांव, सरप्राइज फैक्टर खत्म हो गया, इंडिया में कोई फूट नहीं पड़ी, उल्टा देश का ओबीसी वर्ग खिलाफ हो गया।
ओबीसी वर्ग की जब बात आती है तो ये बात बताना जरूरी है कि 2009 में ओबीसी का जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था उसका दुगना हो गया 2019 में 22% से 44%, और ये 44% मायने रखता है। ये वोट बैंक अगर छिटका या खिसका तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी नहीं रह सकती है। ये इतना बड़ा उल्टा दांव पड़ा है कि आप कल्पना अभी नहीं कर सकते, लेकिन हमें दिख रहा है कि आगे क्या हो सकता है। ये इंटेंसिफाई होगा इसका इम्पैक्ट, ये मैं फिलहाल आपको कह रहा हूं। जी, इसका इम्पैक्ट जो है ओबीसी का मामला, और वो भी आरक्षण में, महिला आरक्षण को भुनाने की कोशिश, लेकिन क्या यहां उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के दांव, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन न सिर्फ महिला आरक्षण, लेकिन बहुत सारे अलग अलग मुद्दे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप कैसे देखते हैं, कैसे आप देख रहे हैं कि दांव जो हैं, सारे दांव जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बीजेपी, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे, और जो भी दांव यहां चल रही है, जो भी रणनीति पर के साथ आगे बढ़ रही है बीजेपी, वहां वो पीछे खिसकती हुई नजर आ रही है। राजीव जी, बीजेपी के नेता लगातार जो योजनाएं बनाते रहे, वे एक के बाद एक दांव उल्टे पड़ते जा रहे हैं, और ताजे दांव के बारे में अभी प्रेम कुमार जी ने बताया कि किस तरह से उनका बीजेपी के दांव उल्टे पड़ रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर जो राजनीति बीजेपी करना चाहती थी, वो अब उसे लग रहा है कि कहीं लेने के देना न पड़ जाए, इसलिए वो चिंता में है। बिधूड़ी के मामले में भी बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, और इससे भी बीजेपी मुश्किल में है। रमेश बिधूड़ी ने जो भी आरोप लगाए थे, एक सांसद को जो भी शब्द कहे, जो शब्द उन्होंने कहे, वो शब्द इस देश में कहीं भी कहना मुनासिब नहीं समझा जाता। हम सब जानते हैं कि जो बात आप अपने बेडरूम में करते हो, ड्राइंग रूम में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। जो शब्द ड्राइंग रूम में इस्तेमाल करते हो, वो सड़क पे नहीं करते। जो सड़क पे शब्द इस्तेमाल करते हो, संसद में नहीं कर सकते। संसद की अपनी मर्यादा है। लेकिन बीजेपी के पास जब कोई दांव बचा नहीं, तो वो इस तरह की कोशिशें करते हैं बीजेपी के नेता, ताकि मामले को किसी और दिशा में ले जाया जा सके। संसदीय भाषा को लेकर एक पूरी सूची है शब्दों की, उसमें कई सारे शब्द हैं। शकुनी और जयचंद से लेके विनाश पुरुष और खून की खेती, उचक्के, अहंकार, कांव कांव करना, जैसे कई सारे शब्द हैं। और दुर्भाग्य से जिन शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने किया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बारे में इसके पहले किसी ने सोचा भी नहीं, और उनमें से कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो असंसदीय शब्दों की सूची में भी नहीं आए। शायद रमेश बिधूड़ी की एक कोशिश होगी कि पूरे मामले को एक अलग दिशा में ले जाया जाए, और जिस सांसद पर यह आक्षेप लगा, उस सांसद के बारे में ये कहा जाए कि देखिए, सांसद दानिश अली ने प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे, उनके बारे में रनिंग कमेंट्री ऐसी की जो हम सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसके प्रतिकार में रमेश बिधूड़ी ने ये बातें की। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लगातार जनता से संवाद कायम कर रहे हैं, और ये बात लोगों के मन में बैठ गई है कि जनता से संवाद करने के मामले में कांग्रेस के नेता बहुत आगे हैं। वे मन की बात नहीं करते, जन की बात करते हैं। और यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वे कुछ न कुछ करके कोई ना कोई इवेंट करते रहें, चाहे महिलाओं के आरक्षण को लेकर अपना सम्मान कराने की बात हो, या देश में तमाम जगह नई नई योजनाओं के शिलान्यास की बात हो। विचित्र बात यह कि ये सब चीजें बड़ी तेजी से चल रही है, और जिस देश के नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि हमें चीन के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को कम करना है, चीन से आयात घटाना है, उस देश में अगर 3000 करोड़ की पटेल की मूर्ति बनती है तो उसमें भी चीनी सहयोग होता है, और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति बनती तो उसमें भी चीन का सहयोग होता है। यानी मोदी जी ने एक ऐसा आत्मनिर्भर भारत बना दिया है जिसमें सब कुछ चीन पर निर्भर होता जा रहा है। हमारे देवी देवताओं की मूर्ति, हमारे बड़े नेताओं की मूर्ति, हमारे धर्मगुरु की मूर्ति बननी हो तो भी हमें चीन की मदद की जरूरत है। लेकिन हम बातें ऐसी करेंगे जो कहीं
जिसका कहीं जिक्र ना हो। तो बीजेपी जो जो दांव खेलती जा रही है वो सारे दांव उल्टे पड़ते जा रहे हैं और बीजेपी इससे परेशान है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सारी बातें हो रही है, चाहे उद्घाटन या शिलान्यास की कोशिशें हो या चंद्रयान के मामले को लेकर भुनाने की बात हो या महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी श्रेय लेने की कोशिश करे। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी श्रेय लेने के लिए कार्य कर रही है, महिला आरक्षण में उसकी कोई रुचि नहीं है। राजीव जी, महिला आरक्षण से लेकर के तमाम चंद्रयान 3 का श्रेय लेना हो या और कुछ, इन तमाम मसलों पे कहां बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है और बैकफुट पे वो खेलती हुई नजर आ रही है, खासकर अगर क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, इसलिए जरा फ्रंट फुट और बैकफुट की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां कहां राहुल गांधी फ्रंट फुट पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जरा ये भी समझें। आना चाहता हूं गर्ग साहब आपके पास, आपसे जरा समझूं कि कैसे यहां अगर देखा जाए, दोनों पक्षों की राजनीति देखी जाए तो कैसे, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने काफी लीड ले ली है? एक मैच है, ये भी चुनाव भी एक मैच है और उसमें कोई लीड लेता है। 2014 में पहले से लग रहा था कि बीजेपी काफी लीड ले चुकी है और चारों तरफ मोदी मोदी के नारे चल रहे थे, मोदी जी बड़े 56 इंच कहते ही थे, उस हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। 2019 का चुनाव हमने देखा, चुनाव से पहले परिस्थितियां कुछ और थी, पुलवामा के बाद परिस्थिति बिल्कुल अलग हो गई। लेकिन आज 2023 में, जबकि 2024 में चुनाव होना है और मध्य प्रदेश में आप बैठे हुए हैं, वहां चुनाव अभी है, हाल फिलहाल में है विधानसभा का चुनाव, उससे पहले कहां आपको कांग्रेस आगे या पीछे और बीजेपी, जरा इन दोनों की रणनीतियों में राहुल गांधी और मोदी जी दोनों को सामने, क्योंकि लोकप्रियता के हिसाब से भी अब चर्चा ये होने लगी है कि दोनों में कौन लोकप्रिय, इसकी चर्चा भी, जरा इन दोनों की राजनीति की तुलनात्मक विश्लेषण चाहता हूं आपसे। राजीव जी, 2014 का इलेक्शन अगर हम देखें तो वो एक मैन्युफैक्चर्ड एंटी इनकम्बेंसी था, जो मनमोहन सिंह के खिलाफ, अगर आप उस समय का पूरा परिदृश्य देखें कि किस तरह से सरकार को बदनाम किया गया, उसके काम को किया गया, शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ से जो शुरू हुआ, गहलोत की सरकार से जो शुरू हुआ 2013 में, कैसे पूरा का पूरा मामला कल्मिनेट हुआ लोकसभा के चुनाव में। मतलब 13 के आखिर में जो राजस्थान में चुनाव हुए और कैसे पूरी की पूरी एक सरकार को गिराया गया वहां। आप देखिए कि ये जो पूरा ड्रामा है 19 का 14 का, ये थोड़ा सा इशू बेस्ड था। इशू बेस्ड ये था कि आपने 14 में आपने एक एंटी इनकम्बेंसी को बुनाया कि ये करप्ट सरकार है। आपने बहुत सारी चीजें 2G 3G कोयला घोटाला, पूरी की पूरी सरकार को बदनाम किया। 2019 में आपने पूरा का पूरा ऐसा इशू खड़ा किया जो राष्ट्रवाद से प्रेरित था। राजीव जी, जो प्रॉब्लम है इस समय बीजेपी के सामने वो ये है कि कोई मुद्दा नहीं है। आप देखें कि पिछले 7-8 महीनों से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप पाएंगे कि वो मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक मुद्दे को वो चुनाव का हथियार बनाना चाहते हैं। ये 5 दिन का जो अधिवेशन था, विशेष सत्र था, आप 31 तारीख को जब बॉम्बे में ये इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी और राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका था, तब प्रहलाद जो संसदीय मंत्री हैं उनका ट्वीट प्रकट होता है और वो ट्वीट प्रकट होता है 5 दिन के विशेष सत्र को लेकर। वो ये था कि पूरी की पूरी खलबली मचाना चाहते थे वो इंडिया अलायंस के बॉम्बे अधिवेशन, बॉम्बे कॉन्क्लेव में। आप बताइए कि 5 दिन में क्या हुआ, इस देश को क्या मिला? क्या कोई मुद्दा प्रधानमंत्री के हाथ लगा क्या?
आप पहला दिन देखिए, पहले दिन में भी आप देखिए कि जिस तरह से वो प्रवेश कर रहे थे पुराने संसद भवन में, और उसके पहले जो उन्होंने घोषणा की 3 मिनट की 4 मिनट की मीडिया के सामने, वो क्या घोषणा थी? बड़ा ऐतिहासिक साबित होने वाला है ये। समय कम है पर निर्णयों के हिसाब से बहुत बड़ा सत्र है ये, सत्र है, महान सत्र है। ये रोने धोने का वक्त नहीं है। उन्होंने ये बताया था कि बहुत कुछ होने वाला है, आप प्रतीक्षा कीजिए। क्या हुआ आप बताइए? पहले दिन के बाद से इनके पास 5 दिन का कोई एजेंडा नहीं बचा, और 5वें दिन जब पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था कि आज कुछ होगा, सुबह सुबह लोकसभा स्पीकर का ट्वीट प्रकट होता है कि सदन जो कार्रवाई है वो कंक्लूड हो गई है, 4 दिन में खत्म हो गया। ये भारत के संसदीय इतिहास का सबसे असफल सत्र इसको आप मान सकते हैं। ये पूरे देश के साथ आप मजाक जिसको कह सकते हैं बनाया आपने, संसदीय परंपराओं का मजाक बनाया आपने। और आपने क्या दिया देश को पूरे के पूरे सत्र में? आपने चंद्रयान पर एक बहस दी और एक आरक्षण विधेयक दिया, और आरक्षण का जो विधेयक है ये वो विधेयक नहीं है जो आप लाना चाहते थे, आपकी मंशा थी। इस आरक्षण विधेयक के बारे में आप खुद कह रहे हैं कि ये 2029 तक लागू नहीं किया जा सकता, उसके बाद किया जाएगा। क्या देश का मीडिया, देश के लोग सवाल नहीं करेंगे कि आपको अगर 2029 के बाद का कोई विधेयक लाना था जिसका क्रियान्वयन 2029 के बाद होगा, तो फिर आपने विशेष सत्र किस लिए आयोजित किया? ये आप शीतकालीन सत्र में भी ला सकते थे, आप बजट सत्र में भी ला सकते थे। क्या जाहिर होता है कि आपकी मंशा और कुछ थी, आप कुछ और लाना चाहते थे, आप घबरा गए। आपके पूरी की पूरी योजना को इंडिया अलायंस ने ध्वस्त कर दिया, पंक्चर कर दिया। आप घबरा गए। सोनिया गांधी ने जब खड़े होकर कहा कि हाँ हम समर्थन करते हैं आरक्षण विधेयक का, आप लाइए, उन्होंने केवल एक मांग की। उन्होंने कहा कि इसको तुरंत लागू कीजिए, आप इसमें सेंसस को छोड़ दीजिए, आप इसमें परिसीमन को छोड़ दीजिए। आज हमारे देश में जो परिसीमन लागू है वो 1971 का लागू है। हमारे यहाँ जो जनगणना लागू है जिसके आधार पर परिसीमन हुआ है वो 1972 की लागू है। तो हमें क्या परेशानी है कि अगर आज की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हो जाए और आप 2024 का जो चुनाव है वो आरक्षण के आधार पर करवा दें? नहीं करवाएंगे। अगर आप इस बिल को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। इस बिल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, अगर आप इसके प्रोविजंस को पढ़ें, 180 सीटों पर 33% का जो फायदा है, वो जो बेल्ट है इनका पूरा का पूरा बीजेपी का जो हिंदी बेल्ट है उसमें बीजेपी को कोई फायदा ही नहीं होगा। पूरा का पूरा जो फायदा है वो इंडिया अलायंस के स्टेट्स को होगा। तो ये लागू ही नहीं कर सकते, इनकी मंशा नहीं है। दूसरी बात ये है, जो सबसे बड़ा कार्ड इन्होंने आज, मैं सुन रहा था इनका, राहुल गांधी जी का, जो जयपुर में उन्होंने कहा और जो पार्लियामेंट में भी कहा उन्होंने, ओबीसी का मुद्दा, वो जो है कि आपके पास केवल 90 में से 3 ओबीसी के सेक्रेटरीज हैं, उनके पास केवल 5% बजट है, और वो इशारा कर रहे हैं कि इस देश की 50% आबादी जो है
वो ओबीसी है। वो पूछ रहे हैं कि आप ओबीसी को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से कहते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको इस बात पर दुख नहीं है कि आपने जो बिल पेश किया था उसमें ओबीसी को आपने इंक्लूड नहीं किया था, तो कहते हैं हाँ मुझे दुख है, आई रिग्रेट। साहस के साथ वो कहते हैं कि हाँ ये होना था। ये जो साहस है राहुल गांधी का, ये सोनिया गांधी का, जो इंडिया अलायंस का है, वो उसके कारण पूरी की पूरी परेशानी पैदा हो गई है। और पूरा जो मामला किसी समय 80-20 का था, जिसको योगी जी कहते थे कि 80-20 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वो पार्लियामेंट में 60-40 का हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा डरी हुई है और घबराई हुई है। जी, आप जरा देश से पूछें कि ये जो विदुड़ी जी ने एक अल्पसंख्यक, एक दलित पार्टी के सांसद के बारे में जो कहा, अगर कोई अल्पसंख्यक सांसद किसी बहुसंख्यक पार्टी के सांसद के बारे में या बीजेपी के सांसद के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने, विदुड़ी ने, वो अगर कर देता उनके खिलाफ, जिन अपशब्दों का इस्तेमाल विदुड़ी ने किया दानिश अली के खिलाफ, अगर दानिश अली कर देते पलटकर उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल विदुड़ी की पार्टी के खिलाफ, उनके खिलाफ, तो आप बताइए कि इसमें इस समय दंगे हो गए होते, जी, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया होता। हमारे स्पीकर साहब पहली फुर्सत में बर्खास्त कर देते, पूरा का पूरा उसी क्षण एक्सपंज कर देते, बैठने के लिए कह देते। आप पूछिए लोकसभा के स्पीकर साहब ने क्या कार्रवाई की, देश जानना चाहता है। अगर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनके कहे को एक्सपंज किया जा सकता है, उनका एक्सपल्शन हो सकता है किसी भाषण को लेकर। उन्होंने जिक्र किया राहुल गांधी ने आज जयपुर के अपने भाषण में कि किस त्वरित गति से उनके खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाई। ये जो है भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ऐसा बैटल लड़ रही है जिसमें वो हार चुकी है, फिर भी हार नहीं स्वीकार करना चाहती है। और ये ज्यादा खतरनाक है देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए। और प्रधानमंत्री जी की जो छवि है वो लगातार कमजोर हो रही है, गिर रही है। वो इसको जानते हैं। अगर नहीं जानते होते तो 5 दिन का अधिवेशन इस तरह से समाप्त नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को लग गया था कि वो गुप्त एजेंडे के आधार पर एक एक दिन का एजेंडा जो खोल रहे थे पार्लियामेंट का, वो पार्लियामेंट की नब्ज को देखते हुए, देश की नब्ज को देखते हुए कर रहे थे। तो सवाल ये है राजीव जी कि प्रधानमंत्री देश को कहां ले जाना चाहते हैं। जी, वो अगर उन्होंने तय कर लिया है कि सत्ता नहीं छोड़ना है, कोई मुद्दा भी नहीं है उनके पास देश का दिल जीतने के लिए, तो हमको डर ये लग रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या कदम उठा सकते हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी नहीं, ये देश का सवाल है और लोकतंत्र का सवाल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने बनारस में जो कहा या आगे जो करेंगे वो अकेले पढ़ रहे हैं राजीव जी। वो
प्रधानमंत्री इस समय पूरी तरह अकेले हैं। राहुल गांधी भी अकेले तो हैं, वो अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आपने देखा पार्लियामेंट में कि इंडिया अलायंस उनके पीछे दीवार की तरह मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आप अगर इंडिया अलायंस के लोगों के भाषण सुने लोकसभा में और राज्यसभा में, और एनडीए के लोगों के भाषण सुने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देश की राजनीति इस समय कहाँ खड़ी है और क्या होने जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, पर हमको देखना तो पड़ेगा क्या हो रहा है, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक्षा करना होगा, और हम इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। राहुल गांधी की रणनीति और राजनीति किस दिशा में जा रही है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। और अगले सेकंड राउंड जब आएंगे गर्ग साहब, तो ज़रा कुलियों से लेकर और जो राहुल गांधी की जो राजनीति है या रणनीति है या भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन है, उस पर भी चर्चा जरा आपके जरिए करना चाहता हूं, उस पर भी आऊँगा। लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, यहाँ ज़रा आपसे समझूं कि एक तरफ बीजेपी, जिस पर अभी बात अपनी तमाम हमारे 4 साथियों ने अपनी अपनी बात रखी है, बीजेपी के जो उल्टे पड़ रहे हैं दांव, जो भी जिस भी ढंग से चौथे दिन आपको विशेष सत्र को खत्म करना पड़ रहा है, इससे बुरा और क्या हो सकता है बीजेपी के लिए। 5 दिन बहुत छोटा सा सत्र, स्पेशल सत्र आप बुलाते हैं और चौथे दिन आप उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जहां ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, यहां से आगे कदम रखना अब मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऐसे में एक ओबीसी का जो दांव है, और अब देखिए कि उमा भारती भी ओबीसी के दांव को लेकर सीधा अपनी ही पार्टी के सामने अपनी ही पार्टी की मुखालफत करते हुए नजर आ रही हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर। यहां भी आपसे समझना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या 2024 का चुनाव हो, इन सब में और राहुल गांधी ने लगातार ओबीसी को लेकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, परसों 2 दिन पहले हमने संसद में उनको सुन लिया, और उसके अलावा सोनिया गांधी जी ने भी ओबीसी की बात की, और साथ साथ ये भी कि इस आरक्षण को तुरंत लागू कीजिए, महिला आरक्षण बिल को तुरंत कानून बन गया, लागू कीजिए, 24 से लागू कर लीजिए। लेकिन चलिए ओवरऑल जरा समझूं जो बात यहां कह रहे थे गर्ग साहब, 181-85 सीटें ऐसी हैं जहां परेशानी बहुत ज्यादा खड़ी हो जाएगी बीजेपी के लिए अगर महिला आरक्षण बिल सामने आ जाए और मतलब लागू हो जाए। क्या यहीं से ऐसा लगता है आपको क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हेडलाइंस मैनेजमेंट के चक्कर में बीजेपी इतनी बुरी तरह फंस गई, ऐसे उल्टे उल्टे दांव चल दिए कि अब यहाँ जो 2024 तक का जो मामला था वो बहुत नज़दीक दिखाई दे रहा है। आपको भी लगता है क्या, मतलब कि जो 24 में जो हार की तरफ बढ़ रही थी बीजेपी, वो हार की तरफ अभी बहुत करीब पहुँच चुकी है। आप दक्षिण के राज्यों को देख लीजिए, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो या आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, इन तमाम राज्यों को देखिए कहाँ बीजेपी दिखाई देती है। और उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, चलिए उत्तर में उत्तर प्रदेश की बात ही कर लेते हैं जहाँ 80 सीटें हैं, वहाँ की बात कर लेंगे। दानिश अली, छोटा मोटा नाम आने वाले समय में ये नहीं बनने वाला है, बहुत बड़ा नाम आने वाला है दानिश अली, और उनके साथ जो किया गया है, जिसका जिक्र अभी हो रहा था, जो किया गया, ये रिफ्लेक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं करेगा क्या? जरा आपका नजरिया। जी निश्चित रूप से इस समय जो बीजेपी के जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं राजीव जी, बहुत ही विचित्र चल रहे हैं। बहुत सारे कदम वो उठा तो रही है, लेकिन उसे ये आशा रहती है कि इससे वो कुछ गेन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। G20 को ही आप लीजिए, तो G20 जो उन्होंने कराया उसको बहुत, उसके बाद उसको एक अपनी व्यक्तिगत छवि बनाने का मोदी ने जो कोशिश की, वो भी कोई बहुत ज्यादा उन्हें नहीं, उसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। दूसरा बड़ा खेला इनको ऐसा लग रहा था कि जो हम नया संसद भवन बना रहे हैं, नए संसद भवन के कारण इनको काफी वाहवाही मिलेगी। लेकिन देखिए, नया संसद भवन में जाने के बाद जो हम कह भी रहे हैं कि 5वें दिन के लिए इनके पास कुछ भी नहीं रह गया था कि ऐसा हम क्या करें कि 5वां दिन है वो भी कट जाए। दरअसल जो विधुड़ी ने जो
चौथे दिन की रात को जो कांड किया है वो उसी निराशा का ही परिणाम है। ये ठीक है कि विधुरी जो है पहले भी बहुत विवादास्पद रहे हैं। आपको याद होगा कि 2017 की बात है कि जब मथुरा में एक भाषण दे रहे थे और उन्होंने ये कहा कि इटली के संस्कार ऐसे होते हैं कि शादी होने के 4-5 महीने बाद ही घर में पोता या पोती आ जाते हैं। फिर इसको लेके घेराबंदी हुई इनकी, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा कहना यह था कि जो कांग्रेस कहती है कि भाई अभी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार है वो कुछ काम नहीं कर रही, कांग्रेस ने एक आरोप लगाया था। तो उसके आरोप में मैं ये कह रहा था कि आप 5 साल तो रुकिए, हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, इटली में ऐसे होते होंगे। वो भी उन्हें एक तरह से समझिए कि थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ा था। लेकिन ये जो हो गया है, इन्होंने परसों जो कांड किया आधी रात को, मतलब चंद्रयान की बात चल रही है और आप कहां ले गए उसको, जिस हिसाब से उन्होंने अल्पसंख्यक को जिस प्रकार से उन्होंने लताड़ा। अब हुआ यह था कि इसके पहले कि लोग इसका फायदा उठा सके या भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठा सके, राहुल गांधी पहुंच गए दानिश अली के यहाँ। अब देखिए ये संदेश गया है, पूरे देश में गया है कि इस समय दानिश अली ने कहा कि इससे मुझे बड़ी हौसला अफजाई हुई है, और दानिश अली तो सोच रहे थे कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन शायद उनकी हिम्मत बंधी। और ये संदेश 2 तरीके से जाएगा पूरे देश में। एक तो जाएगा कि सारे अल्पसंख्यक जो है वापस कांग्रेस की ओर लौट सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, एक बीएसपी ने उनको बहुत ही ज्यादा निराश किया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख को या किसी और को वहां जाना था और उन्हें साथ देना था, लेकिन दानिश अली जो है बिल्कुल अकेले थे। लेकिन राहुल गांधी ने वहां जाकर बताया कि मैं आपके साथ हूं, देश आपके साथ है। ये बहुत बड़ा हौसला था। राहुल गांधी जिस तरीके से अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, इससे उनके छोटे छोटे वर्ग जो है, पहले देखिए बहुत सारे कुली वगैरह जो थे, इसके बाद जो ऑटो रिक्शा वाले की बात जो हमने 3-4 दिन पहले देखी थी वहां पर एक रेलवे स्टेशन पर, जो शायद आनंद विहार में, मेरा ऐसा ख्याल है, मैं ठीक याद कर रहा हूं, तो वहां पर ये देखिए ये सारे के सारे 2014 में सारा प्रभावित वर्ग था मोदी जी का। ये भक्त थे बहुत सारे लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इनको एक चमत्कार सा लग रहा था। 2014 से लेकर 2019 तक भी रहे, 19 में फिर उन्होंने साथ दिया था, लेकिन आज इनकी आंखें खुल गई हैं। ये जो ऑटो रिक्शा वाले महोदय हैं जो बहुत अच्छा बोल रहे थे, जिसके ऊपर हमने कल परसों भी चर्चा की थी, तो ये जो वर्ग जो धीरे धीरे राहुल गांधी की तरफ आ रहा है। दीपक जी जरा सुन लेते हैं जरा, आप जो कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे ये ऑटो रिक्शा चालक। और इसके बाद से एक माहौल ये निर्मित हो रहा है, कई ऑटो रिक्शा वालों चालकों से बात हुई तो ये कह रहे हैं दिल्ली के कि हम मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से, जैसे उन्होंने कुलियों से मुलाकात की वैसे मुझसे भी मिलिए। जरा सुन लेते हैं, आइए जरा सुनाइए। वो जब आए तो उनके आने को लेकर के यहाँ पे कहा, मतलब काफी लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, राजनीति चमकाने के लिए काम किया। 15 लाख पे राजनीतिक नहीं हुई थी, राम मंदिर राजनीतिक नहीं हो रही है। मतलब राहुल जी हम गरीबों से मिले तो राजनीतिक है। वहाँ 3 जवान शहीद हो गए हमारे कश्मीर में, वहाँ मैयत हो रहा है, यहाँ फूल बरसाया जा रहा था ये कोई मोदी जी, वो राजनीतिक नहीं है। जो अभी हम इंडिया वालों को तो गाली दे सकते हैं ना, मोदी जी ये तो सब मुमकिन है, अब हम इंडिया वालों को गाली भी दे सकते हैं। क्यों? इंडिया वाले विपक्ष वाले हो गए। अभी तक इंडिया, आई लव माई इंडिया, इंडिया, अब इंडिया वाले को हम गाली भी दे सकते हैं। क्यों? विपक्ष वालों ने इंडिया नाम रख लिया अपने पार्टी का। यही राजनीतिक है। ऑटो ड्राइवर से क्या चाहते हैं कि वो ऑटो ड्राइवर से भी आकर के मिले एक बार? कई बार मिले हैं, मिलेंगे, उनके लिए कोई संभव नहीं है। वो किसान से भी जाके मिले, गाजीपुर में जाके मंडी में से मिले, वो किसी से भी मिलते। आज कुली भाई लोग से मिले, कल हमसे भी मिलने आएंगे। और कुली भाई से क्या, हमसे भी मिले वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग सब एक थे। आप मिले थे तो फोटो होगा आपके पास? ये देखिए क्या बातें हुई बताए तो किसान अभी कुली भाई का समस्या सुनने आए थे वो। ये देखिए हमने मिला। अच्छा ये आप है ना? हाँ ये आप देख सकते हैं, ये फोटो ये सुबह की वीडियो है जब राहुल गांधी आए हुए थे, और ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। ये भैया हैं की बात कर रहे हैं। अभी सिलेंडर का दाम कम हुआ है, गैस सिलेंडर का दाम के बारे में तो सुमिति ईरानी अच्छा बताएगी। 400 का हुआ था तो 6-8 दिन तक धरना दी थी, 1200 का हो गया, एक बार मुंह से बोली भी नहीं निकल रहा है। इनके बारे में तो सुमिति ईरानी से ज्यादा पूछिए। राहुल गांधी का जो ये पहल है वो कैसा लग रहा है आम जनता को? कर्नाटका में क्या अच्छा किया, सब कुछ सस्ता कर दिया। कर्नाटका में उनका सरकार है, वैसे यहाँ भी आएगा, यहाँ भी अच्छा होगा, सब जगह अच्छा होगा। प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि पिछले 75 साल में देश को कंगाल बना दिया है। सही बात है, बिल्कुल कंगाल बना दिया है। एयरपोर्ट बेच दिया राहुल गांधी ने, भाई साहब रेलवे बेच दिया,
राहुल गांधी ने LIC बेच दी, राहुल गांधी ने कोयला बेच दिया, राहुल गांधी ने सब कुछ बेच दिया। गांधी परिवार ने दिया क्या हिंदुस्तान को? और आजाद हम लोग 2014 में हुए है ना। राहुल गांधी नहीं देते, बेच कहां से रहते? अब्बा गंज से लाए थे। दीपक जी। जी, मैं इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जो बातें, इसको एक प्रकार से भारत के सामान्य जन की प्रतिनिधि आवाज मानता हूं। ये हाल ही में जो पिछले कुछ ही समय में जो विकसित समझ है, जो विवेक पुनर्जागृत हो रहा है, ये उसकी ही आवाज है। देखिए, उसे एक एक चीज का राजनीति का पता चल गया है। लेकिन मेरा दावा है कि 2019 के पहले जो व्यक्ति इस बात को जानता भी था, वो बोल नहीं सकता था। खासकर ऐसा व्यक्ति जो निचले समाज के निचले वर्ग में है, वंचित है, एक ऑटो रिक्शा लेके चल रहा है, पता चले कि ये बात वो कहे और 4 लोग उसके ऊपर हमला कर दे। लेकिन आज वो एक साहस के साथ बोल रहा है। तो उसके साहस का जो स्रोत है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बदली हुई परिस्थितियां हैं। लोग अब जान गए हैं कि इन मोदी के पीछे या भारतीय जनता पार्टी के पीछे जाने का कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं रह गया है। दरअसल राहुल गांधी अलग अलग वर्गों में जा रहे हैं, वही एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। अभी आप देखिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है। आपने जो प्रज्ञा ठाकुर का जो दिखाया, वो यहाँ पर सीहोर के मीडिया वालों को उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो बेईमान है। मुझे लगता है कि पूरे भारत में मीडिया के सभी लोगों को, उन लोगों को समझना चाहिए जो इन लोगों को हीरो बना रहे थे, जो इन लोगों की सरकार को बचा रहे थे, इनके तमाम तरह के खराब कामों को भी जो समर्थन कर रहे थे, उस मीडिया का नंबर भी आने वाला है। आपको तो याद होगा कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी एक एजेंसी को, ANI को क्या कह चुके हैं। तो ये एक एक करके इस मीडिया के भी जो है, समझिए कि पर्दाफाश होने का वक्त धीरे धीरे आ रहा है और ये लोग समझेंगे। अंतिम बात, जो जयपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ जिसके ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो है वहां पर गांधी वाटिका का उद्घाटन हुआ। ये लगभग 85 करोड़ के बजट से गांधी वाटिका बनाई गई है। देखिए, कुछ समय तक जो है सबसे बड़े निशाने पर अगर है तो वो गांधी की विचारधारा है, गांधीवाद जो है। आपको याद होगा बनारस में भी सर्व सेवा संघ की पूरी लाइब्रेरी को उठा के फेंक दिया गया, उसके सारे सामान को तहस नहस कर दिया गया। साबरमती आश्रम जो है, साबरमती आश्रम के ऊपर भी, वहां की जमीन पर भी सरकार की नजर है। तो गांधी को पुनर्जागृत करना भी राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो चारों ओर से समग्र रूप से जो प्रभाव डालेगी, वो 2024 के इसमें जरूर डालेगी। और यही दर्द जो है, वो दर्द है भारतीय जनता पार्टी का, और वही दर्द निकल कर आया है विधोड़ी के बयान से। विधोड़ी उस चावल का दाना है जिसका भात आज पूरे देश में पक गया है राजीव जी। एक वो सैंपल वाला दाना है जो विधोड़ी ने कहा, वो एक्चुअली इस पार्टी के लोगों के मन में भरा हुआ है, और लेकिन उसको कह नहीं पा रहे थे। और लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि विधोड़ी ने कहा भी तो कहा देश के सबसे बड़ी पंचायत में कहा, जिसके बारे में आने के पहले 5 दिन पहले ही मोदी जी कह रहे थे कि वहां जाकर हम एक नई शुरुआत करेंगे। तो क्या नई ऊर्जा, नया विश्वास, नया संकल्प क्या इसी चीज के लिए था? क्या विधोड़ी के रूप में हम देखें कि इसी संकल्प को लेकर आए हैं कि पूरे देश में जो है सांप्रदायिक तनाव फैला दे? तो शायद अगर ऐसी ऊर्जा, ऐसा संकल्प और ऐसा विश्वास लेके मोदी जी आए हुए हैं, उनकी पार्टी इस नए भवन में आई हुई है, तो ये नया भवन जो है भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही अशुभ साबित होने जा रहा है। ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है राजीव जी। जी बिल्कुल। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे, जो बात आप कह रहे हैं, यही बात थोड़ा बहुत कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जो बात कही है, और उसके बाद से देखिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनाया शुरुआत में, इस कार्यक्रम की शुरुआत में। और जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, आपसे भी समझूं, क्या राहुल गांधी की राजनीति भारी पड़ती नजर आ रही है मोदी जी की राजनीति पे आज की तारीख में? निश्चित तौर पर राजीव जी, आज की तारीख में तो भारी पड़ ही रही है मोदी जी के ऊपर राहुल गांधी की राजनीति। बल्कि कहा जाए कि मोदी जी काफ़ी ज़्यादा व्यग्र और व्यथित और बेचैन सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। मतलब मोदी जी की जो देह भाषा है, आप उससे समझ सकते हैं कि मोदी जी कितने ज़्यादा परेशान हैं। जब संसद का सत्र शुरू हुआ, मोदी जी जब बैठे दिखाई दिए नए संसद में आगे की सीट पे, तो आप उनके चेहरे के भाव पढ़ सकते थे, कितना ज़्यादा तनाव उनके चेहरे के ऊपर था। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानियां मोदी जी के सामने हैं, निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। एक तो राजीव जी मसला ये है कि कोई भी दांव चल नहीं रहा है, कोई भी गिमिक जो है वो चल नहीं रहा है। अब जो भी मुद्दे निकाल के लाए जाते हैं वो फुस हो जाते हैं, सुबह को लाए जाते हैं वो शाम को उनकी हवा निकल जाती है। अब वो दिक्कत हो सकती है कि वो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि वो हाइड्रोजन गैस की बजाय जो है वो मीथेन गैस भरी जा रही है उनमें।
गुब्बारों में, तो गुब्बारों की हवा निकल जा रही है। तो ये मोदी जी की परेशानी अपनी है। अब देखिए लेकर के आए थे कि इसको अपना महिला आरक्षण बिल को, कि इस पर कुछ दिन जो है वो खेल किया जाएगा, हो सकता है इसी के सारे 2024 के चुनाव तक जाया जाए। क्योंकि हिंदू मुसलमान चल नहीं पा रहा, जनता समझ रही है कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं, बताते हैं हिंदू खतरे में और देश बेच देते हैं अडानी को। तो अब ये तो आम आदमी कहने लगा। मतलब ये हम लोग जब तक बातें करते थे राजीव जी, या राजनीतिक की बात करते थे, या राहुल गांधी जो कह रहे थे कि ये इनके 2 मित्र हैं और दो लोग जो है वो देश को बेच रहे हैं, 2 खरीदने वाले हैं, अभी आम जनता कह रही है। मतलब आप रास्ता चलते किसी आदमी से पूछ लीजिए कि मोदी जी किसके लिए काम करते हैं, वो खुल के कहता है अडानी के लिए काम करते हैं। तो ये आम जो बन गया है, मतलब जनता समझ चुकी है कि मोदी जी असल में नुमाइंदे किसके हैं। अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक भक्त जो है वो लड़ रहा था एक दूसरे व्यक्ति से कि तुमने तो कि वोट दिए, तो पैसा तुमने दिया था चुनाव के लिए मोदी जी के लिए, क्या अडानी ने दिया था? अडानी के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। तुमने वोट दिया था, ठीक है, तो वोट दिया, हो गया तुम्हारा काम, जाओ घर को जाओ। अब ये भक्त क्या है? तो यानी भक्त भी अब समझ चुके हैं कि मोदी जी जो है वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे, वो अडानी के लिए काम कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं भक्त भी इस बात को। अब आज जैसे कह रहे थे राहुल गांधी वहाँ जयपुर में कि भाई आप इंतजाम नाम ले दीजिए अडानी, और फिर देखिए भक्त भाग जाएंगे। तो ये हो चुकी है वास्तव में स्थिति। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो किस तरीके से परेशान होते हैं, अडानी का नाम आते ही, अब चीजें सब समझी जा सकती हैं। तो सारे दांव जो है बीजेपी के वो सब उल्टे पड़ते जा रहे हैं। अब देखिए जो इसको लाया गया था रमेश बिधूरी को, तो लाया इसलिए गया था कि इससे कहलवाया जाएगा, उसको तुरंत संसद भंग कर दी जाएगी। तो मसला जो है वो ये बनेगा, बाहर जाकर के बनेगा, अंदर किसी को माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, बिधूरी बच जाएगा, और इसके सहारे जो है वो देश भर के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जाएगा। जी चली गई ये चाल, लेकिन वो भी राहुल गांधी ने फेल कर दी। राहुल गांधी पहुंच गए दानिश अली क्या जाके खड़े हो गए, बोले नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। अब कह दिया राहुल गांधी ने, देश समझ गया कि ये तो नफरत फैलाने के लिए किया गया था, तो अब नहीं चल रहा। तो अब बिधूरी पे भी अब जो बैकफुट पे आना पड़ा है। तो कुल मिलाकर के इनके सारे दांव जो है इसी तरीके से उल्टे पड़ते जा रहे हैं। अब मोदी जी गए हमारा बैटबल्ला खेलने के लिए बनारस में, अब वहाँ खोद के आएंगे, अभी पिच आज जाके खोदी होगी उन्होंने वहाँ जाकर के वो शिलान्यास जो किया है। अब वो भी जो है सुनते हैं वो बनेगा, जब वो बता रहे थे कि जो खेलेगा वही खेलेगा। अब जो खेलेगा तो तब जब बन जाएगा, तो वो कब बनेगा ये पता नहीं कब बनेगा। तो बहरहाल कुल मिला के इसी तरीके से अभी उद्घाटनों का सत्र है, तो साल भर तक जम के उद्घाटन होंगे। अच्छा जाता क्या उद्घाटन में, सरकार के पैसे से फंक्शन कराना है, सरकार का पैसा होगा, मोदी जाकर के वहाँ पत्थर गाड़ आएंगे, उसके बाद कोई पत्थर उठा के ले जाए, फिर कौन पूछने वाला होगा 10 साल के बाद कि मोदी जी ने कहाँ पत्थर गाड़े थे। तो ऐसी पत्थर जगह जगह कर रहे हैं, अब वो कोई पत्थर उठा के ले जाएगा, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो यही सब राजनीति चल रहा है, दांव उल्टे पड़ते जा रहे हैं अब। लेकिन ये है कि वो कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से, मतलब आखिरी प्रयास तक जो है वो किया जाएगा कि लड़ाई जो है मैदान में जाए। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि आरएसएस को भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं मोदी जी में अभी क्षमता है, मोदी जी में अभी लड़ने की कुव्वत बची हुई है। तो ये संदेश आरएसएस को भी दिया जा रहा है कि भाई यहाँ अंदर कोई दूसरा विकल्प मत तलाशो, अभी मोदी जी है, ठीक ठाक है मोदी जी। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि सब यही तैयारी है जी। तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं, क्या कुछ राजनीति में होने जा रहा है, इसका विश्लेषण कर रहे हैं, इस पर विश्लेषण कर रहे थे अभी अमलेंदु उपाध्याय जी। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, आपसे भी समझूं कि यहां जो दांव की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जरा अब हम कांग्रेस की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें। आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन, 2-3 मसले। पहली बात, अब एक नया मामला है जो चुनौती के रूप में मोदी जी ऑलरेडी चुनौती दे चुके हैं, वो है महिला आरक्षण का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब वो कानून बनने जा रहा है और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दें कानून बन जाएगा। उसके बाद ये कानून कितना ज़्यादा, अभी ओबीसी का मसला आ रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा परेशान करेगा ये कानून आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को या राहुल गांधी को? लगता है कि परेशान करेगा या ये बैकफायर करेगा दूसरी तरफ से देखा जाए तो बीजेपी के लिए? इस पर जरा आपका विश्लेषण चाहता हूं और यहाँ से ही चाहता हूं आपसे समझना कि यहाँ से अगर आगे हम इस चुनाव को देखते हैं तो कहाँ जाता हुआ ये चुनाव दिख रहा है, 2024 का चुनाव, ज़रा ये बताइए। देखिए राजीव जी, एक चीज जो मैं देख रहा हूं आज की तारीख में, इंडिया गठबंधन में उन्होंने निर्विवाद रूप से राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया। आप संजय राउत की बात सुनिए, आप तेजस्वी जी की बात सुनिए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुनिए, हर व्यक्ति ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है जो कल्पना में आ ही नहीं सकता था। वो लोग कह रहे हैं कि हाँ राहुल गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप किसी प्रवक्ता को कांग्रेस के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ बोलते नहीं सुनेंगे। तो देखिए एक चीज होती है, एक
लड़ाई होती है, जिधर एक संगठित फौज होती है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं असंगठित फौज है। वहां पे विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के साथ बैठ रही हैं, उमा भारती अलग अपनी बात कर रही हैं, जो सुमित्रा महाजन है वो अलग बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरफ है ऑर्गेनाइज फोर्स, एक तरफ है अनऑर्गेनाइज फोर्स। अच्छा, दूसरी तरफ राजीव जी आप सोचिए, आज से 7-8 साल पहले आम आदमी पार्टी ने जो अपनी स्ट्रेटेजी दिल्ली के अंदर बनाई थी, उस स्ट्रेटेजी का मुख्य स्रोत था 3 व्हीलर का ड्राइवर। और ये स्ट्रेटेजी उन्होंने क्यों बनाई थी? उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी क्योंकि जो भी आदमी 3 व्हीलर पे बैठता है, और ज्यादातर लोग जो मध्यम वर्ग के या अल्प मध्यम वर्ग के हैं वो 3 व्हीलर में बैठते हैं। आप अपने ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं और उससे आपका दिमाग बनता है, वो एक प्रकार का इन्फ्लुएंसर बन जाता है, ओपिनियन मेकर बन जाता है। राहुल गांधी देखिए क्या कर रहे हैं। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये ट्रक ड्राइवर हजारों किलोमीटर चलते हैं और ढाबों में जाके बैठते हैं और ढाबों में जाके गप लगाते हैं। वहां पे और ट्रक ड्राइवर्स भी आ जाते हैं, ढाबे वाले होते हैं, तो इनकी अपनी बैठकें चालू हो जाती हैं और मीटिंग्स हो जाती हैं। तो 3 व्हीलर वालों के साथ घूमना, कुलियों के साथ घूमना, ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमना, कि आज भी अगर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज सर्वे ना हो, हम भी जाते हैं, हम हवा कैसे भांपते हैं अपने स्टूडेंट से बात करने के अलावा। जब हम 3 व्हीलर में जाते हैं या टैक्सी ड्राइवर से पास जाते हैं या बस कहीं जाते हैं, ट्रेन में जो लोग चलते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे हवा लेते हैं, क्या यार व्हाट इज द पॉलिटिकल सिचुएशन, और उससे अपना मन बनाते हैं कि हवा किधर बह रही है। राहुल गांधी ने वो मर्म पकड़ लिया है। ये वो लोग हैं, ये वो वर्ग हैं जो जोमेटो के, स्विगी के, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो मोटरसाइकिल ठीक करने वाले हैं, 3 व्हीलर के ड्राइवर्स हैं, कुली हैं, जो कि रोज हजारों लोगों से मिलते हैं। तो जैसे हम लोग हमेशा मानते हैं कि पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंसर होता है और वो इन्फ्लुएंसर कम संख्या होने के बावजूद बड़े वर्ग को इन्फ्लुएंस करता है। तो आज कांग्रेस कार्यकर्ता एक तरफ हैं जो अपना प्रयास कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने प्रयास कर रहे हैं, राहुल गांधी इन्फ्लुएंसर्स का और अपने वर्कर्स की एक पैरेलल फोर्स खड़ी कर रहे हैं। और ये एक ऐसा वर्ग है जो कि आप खुद सोचिए राजीव जी, अगर डीवी लाइव के स्टूडियो में आके राहुल गांधी बैठ जाए, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, हवा बदल जाएगी ना। अब जो लोग आपके श्रोता हैं, जो 2.5-3 लाख लोग आपको देखते हैं, कहेंगे यार राहुल गांधी तो इतना सिंपल आदमी। देखिए आज ये लाइव प्रोग्राम में आ गया और इसने 2 मिनट बात कर ली और लोगों से कहा प्यार मोहब्बत से रहो, मिलजुल कर रहो, देश में कोई धर्म जाति का विद्वेष नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से मोदी जी तो अपनी ड्रेस बदलने में और बड़े बड़े इवेंट्स में बिजी हैं, उनके मंत्री उनकी चाटुकारिता में बिजी हैं, और राहुल गांधी जो हैं एक अलग सेगमेंट बना रहे हैं और उस सेगमेंट में इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट कर रहे हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं थे लेकिन अब कांग्रेस के वर्कर्स हो गए। तो एक इतनी बड़ी फोर्स ये क्रिएट हो गई है, एक इतनी बड़ी हवा बन गई है। मुझे ऐसा लगता है 2024 में राहुल गांधी का जो इमेज और ब्रांड है, जब तक चुनाव साथ आएंगे, बीजेपी के आधे लोग बीजेपी को छोड़ चुकेंगे और इंडिया का एक निर्विवाद लीडर राहुल गांधी इन्फ्लुएंस होगा। केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में राहुल गांधी की जो इमेज बनी है वो बहुत ऊंचे स्तर पे चली गई है। जी प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी की इमेज को लेकर के जो बात हम कर रहे हैं, और खासकर इंडिया गठबंधन को लेकर जरा चर्चा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि यहां से अब इंडिया गठबंधन एक दूसरी, क्योंकि देखिए नए संसद भवन के बाद बहुत परिस्थितियां बदली हैं और यहाँ यूनिटी दिखाई दी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी उनकी चर्चा, जब भी राहुल गांधी अगर सार्वजनिक तौर पे भी कोई बयान देते हैं, बात करते हैं, तो इंडिया का जिक्र ज़रूर करते हैं। आपको भी लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी भी यहाँ राजनीति को एक दिशा दे रहे हैं, और इस दिशा में ये जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं वो 2014 और 2019 वाली राजनीति से अलग है, क्या कहेंगे? जी राजीव जी, इस बात की समीक्षा करना बहुत जरूरी है। देखिए, महिला आरक्षण बिल के सवाल पर अगर इंडिया के घटक दल आपस में लड़ने लग जाते तो क्या होता, फिर तो आज परिस्थिति बिल्कुल अलग होती। फिर 5 दिन में सत्र 4 दिन में नहीं खत्म होता, पूरा सत्र चलता। फिर और जो श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे कि कुछ बातें थी जो होने वाली थी, नहीं हुई इस सत्र के दौरान,
मैं कल्पना करता हूं कि वो क्या होने वाली थी। वो जो संविधान की किताब लेकर चलने का ढोंग किया गया, प्रधानमंत्री जी ने पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक आने में के दौरान जिस किताब को उन्होंने संविधान की किताब बताया, वह तो फर्जी संविधान था, वो तो वास्तव में संविधान था ही नहीं। तो उस फर्जी संविधान को आगे पारित कराने की कोशिश हो सकती थी, उस पर मुहर लगाने की कोशिश हो सकती थी, जिसकी हिम्मत नहीं हुई वर्तमान सरकार को। ये खुला एजेंडा था, संकेत था कि एक संविधान जिसको वो बोल रहे हैं वो संविधान है ही नहीं, और कह रहे हैं कि हम पुराना वाला कोई छपा हुआ पुस्तक लेकर के आ गए हैं। अरे पुरानी छपी हुई पुस्तक संविधान थोड़े हैं। संविधान जो है वो लेकर आप चले ही नहीं पुराने संसद से नए संसद के पास, और एक ऐसी पुस्तक को संविधान बनाने की कोशिश, उनका हिडन एजेंडा था, जिसकी हिम्मत नहीं हुई उसको इम्प्लीमेंट कराने की। ये इंडिया की जीत है कि आप नहीं करा सके संविधान, जो आप बदलना चाह रहे थे वो कोशिश नहीं कर सके। ये इंडिया की जीत है। इंडिया की जीत है कि इंडिया में फूट नहीं पड़ी, आपका आप में फूट पड़ गई, भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ गई। उनसे लोग पूछ रहे हैं अभी क्यों नहीं लागू हो रहा है संविधान, उनसे लोग पूछ रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं हो रहा है। इंडिया वाले सही तो कह रहे हैं, यानी जो सवाल विपक्ष पर डालना चाह रहे थे वो उल्टा उन पर पूछा जा रहा है, एकदम उल्टा पड़ गया। पूरी तरीके से दांव जो है उल्टा पड़ गया। मैंने पहली बार के संबोधन में जानबूझकर विधुड़ी वाले प्रकरण का जिक्र नहीं किया, क्योंकि विधुड़ी वाला प्रकरण बस छू भर जाने का प्रकरण नहीं है। ये प्रकरण बहुत बड़ा है। मैं ये कहता हूं कि ये दो व्यक्ति के बीच का संवाद नहीं है जिसको गाली गलौच या संसद की मर्यादा का टूटना कहा जाए। ये उनसे बहुत ऊपर की बात है। ये बात एक सत्ताधारी दल जो कि हिंदुत्व का दावा करता है, जो कि हिंदू राष्ट्र का सपना देखता है, जो अखंड भारत की बात करता है, उसकी ओर से एक सांसद अल्पसंख्यक समुदाय के अपने साथी निर्वाचित प्रतिनिधि सांसद जो भी आम जनता के चुने हुए हैं उनको सीधे गाली देने का काम करता है। सामुदायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर गाली देने का काम करता है। और इसके जो रिपरकशंस होने चाहिए, जो प्रतिक्रिया हो सकती थी और नहीं हुई, और जिसकी चर्चा हमारे साथी पैनलिस्ट कर रहे थे कि वो प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो ये भी एक तरह से अल्पसंख्यकों का वो व्यवहार दिखलाता है कि बार बार उकसाए जाने के बावजूद अल्पसंख्यक नहीं उकस रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ये भी बताता है कि विधुड़ी, रमेश विधुड़ी ने जो कहा वो सिर्फ एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं है, वो एक थिंक प्रोसेस प्रतिक्रिया है जो लंबे समय से चल रही है, जो कपड़े से पहचानता है, जो 80-20 करता है, जो नित्य दिन नूह जैसी घटना को अंजाम देता है, जो मणिपुर जैसी घटना को बहुसंख्यकवाद के नाम पर अंजाम देता है। इस पूरे थॉट प्रोसेस का वो हिस्सा है कि बहुसंख्यकवाद, हम अधिक संख्या में हैं तो जैसे चाहेंगे वैसे कहेंगे, हम दुत्कारेंगे तुम्हें, हम तुम्हें फटकारेंगे, हम तुम्हें अपमानित करेंगे और तुमको दोहरी नागरिकता के हिसाब से जीना पड़ेगा। ये जो दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है कि हम बड़े हैं, हम हिटलर की वाली सोच के हैं, हमसे बड़ी नस्ल का कोई नहीं है, बाकी जो है वो दोहरी नागरिकता वाले लोग हैं, हम उसको हिकारत के साथ देख सकते हैं। तो ये उस सोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और इसलिए भी कि कोई विरोध नहीं है। पार्टी के नेता हंस रहे हैं, मेजे थपथपा रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, और सब बड़े बड़े नेता मौजूद है। कैमरे तो सारी तरफ गए नहीं, जो जितना कैमरे में दिखा उतना ही बता रहा हूँ कि सब लोग लेकर के वो नहीं आए। तो ये सारी चीजें हुई, इसका मतलब रमेश विधुड़ी का वो विचार नहीं है, ये विचार पूरी पार्टी का है, पूरी विचारधारा का प्रकटीकरण है जिसको आगे बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस बात को भी देश ने समझा है और ये उल्टा गया। तो जो भी कदम उठाए गए हैं, ये सिर्फ एक हफ्ता की बात नहीं है राजीव जी, कदम
जिस किसी क्षेत्र में बहुत पहले से जो कदम ये उठा रहे हैं वो कदम उनको उल्टा पड़ता जा रहा है। आप यूसीसी लेकर आने की कोशिश किया, आपको वापस लेना पड़ा। आप एक देश एक चुनाव की बात कर करके भी उस पर ठंडे बस्ते में डाल दिया, समिति बना करके। आपने भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का प्रयोग किया, लेकिन आपको बैकफुट पर आना पड़ा और आपने न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया बोलना पड़ा आपको। आपकी हिम्मत नहीं हुई कि पार्लियामेंट हाउस ऑफ भारत लिख दें। ये सारी चीजें बताती हैं कि आपके एक के बाद एक कदम उल्टे पड़ते गए हैं। आरक्षण बिल पर भी आपको महंगा पड़ रहा है, जनता आपसे उल्टा भी पूछ रही है। इस तरीके से हम समअप करते हैं और आपके हेडलाइन को बहुत सही ठहराते हैं कि बीजेपी के सारे दांव पड़ गए उल्टे। जी बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी। और आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। कैसे, ज़रा हम इंडिया की बात अब कर रहे हैं और हमारे तमाम साथी उस पर अपने विचार रख रहे हैं। ज़रा समझना भी ज़रूरी है। एक तरफ हम सारे दांव उल्टे पड़ गए बीजेपी और उस पर हम अपना विश्लेषण तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिया में 28 दल और इन 28 दलों के साथ साथ अगर उधर बीजेपी के खेमे को देखें तो एनडीए में एक दल शामिल हुआ है, 3 दल बाहर हो गए थे, लेकिन एक दल जो शामिल हुआ है वो जेडीएस है। जेडीएस को लेकर भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में, हालांकि अभी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं नज़र आता जेडीएस। कर्नाटक में जो स्थिति है हम लोग खुद चुनाव के समय देख के आ चुके हैं और बहुत उल्टा पड़ेगा शायद उनका बीजेपी के साथ जाना, ये तय मानिए, क्योंकि जेडीएस के जो वोटर्स हैं वही कमोबेश कांग्रेस के वोटर्स हैं। और अगर जेडीएस के लोग या जेडीएस खुद देवेगौड़ा साहब जो हैं वो अगर आते इधर इंडिया गठबंधन में तो शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा होता, अपने वोटर्स को बचा पाते। खैर, लेकिन यहाँ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। आपसे ज़रा समझूं कि, और चूंकि मध्य प्रदेश से आप 2 वरिष्ठ जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश जी भी और श्रवण गर्ग साहब के पास आपके बाद आऊँगा, कैसे देखते हैं? अभी एक वीडियो में देख रहा था, इस चर्चा के दौरान ही एक वीडियो आया जिसमें उमा भारती साफ साफ कह रही हैं कि मैं ओबीसी के मसले पे पीछे नहीं हटूंगी और इस आरक्षण को लागू नहीं होने दूंगी। यानी कि महिला आरक्षण को लेके बिना ओबीसी को इसमें शामिल किए लागू नहीं होने दूंगी। मायावती जी, उमा भारती ने खुल के इस बात को यहाँ रख दिया। दूसरी तरफ इंडिया की जो तैयारियाँ हैं और उसमें आगे की रणनीति में राहुल गांधी जैसे एक कदम बढ़ाते हैं 4 कदम के बराबर दिखाई दे रहा है। मोदी जी के साथ सब कुछ है, पिछले 9.5 साल का सत्ता पक्ष है, पूरी मशीनरी उनके साथ है, फिर भी ये पहली दफ़ा लग रहा है कि उनके पांव जो हैं वो पीछे जा रहे हैं, न कि आगे। आप क्या कहेंगे? राजीव जी, राहुल गांधी एक तरफ जहां आम लोगों से मिल रहे हैं, उदाहरण कई बता चुके हैं आप, वो दोहराऊंगा नहीं कि वो किन किन लोगों से मिले हैं। एक तरह से वो सब लोगों से मिलकर ये संदेश दे रहे हैं कि मैं सब लोगों के साथ हूं, आम आदमी के साथ हूं, हर तबके के दर्द को जानता हूं, समझता हूं, उस वर्ग के लोगों को भी जानता हूं, समझता हूं जिनको समाज ने हाशिए पर पटक दिया है। ऐसे लोगों के साथ भी मैं हूं। वे साफ साफ कहते हैं कि जब इस देश में नोटबंदी तत्काल लागू हो सकती है, जीएसटी तत्काल लागू हो सकता है, कोरोना में लॉकडाउन तत्काल लग सकता है, तो महिला आरक्षण बिल लागू करने में, महिला आरक्षण को लागू करने में इतना समय क्यों? मतलब स्पष्ट है कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर पूरे ही मुद्दे को भटका रही है और सरकार चाहती है कि लोगों का ध्यान जातिगत जनगणना के मुद्दे से हटे और महिला आरक्षण पर चला जाए। ये बात कांग्रेस सबसे जोरदार तरीके से कह रही है। राहुल गांधी एक तरफ लोगों से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अभी कुछ देर पहले वाराणसी में बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की खुली गाड़ी के आगे कूद गया। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था और मांग कर रहा था कि मुझे सेना में नौकरी दो, और जेपी नड्डा के कार्यक्रम में शामिल होने का आईडी उसके पास से निकला है। वो कोई आतंकवादी नहीं था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसको खदेड़ दिया। यानी जो बेरोजगार, भले ही वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, उसे भी प्रधानमंत्री के सुरक्षाकर्मी धकेल देते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो आम लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द जानते हैं, उनके बारे में
उनकी मदद करना चाहते हैं। उमा भारती जी आपने किया, उमा भारती जी की बातों में एक बात और है, उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण 50% होना चाहिए, 33% में हम संतुष्ट नहीं है और उसमें भी आधा 50% होगा, उसका 50% यानी आधी आबादी को आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी आरक्षण, क्योंकि उनकी आबादी इतनी है देश में। तो उमा भारती का ये कदम भी बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी की राजनीति के लिए एक चुनौती बन गया है और लोग खुद सवाल करने लगे कि इंडिया गठबंधन के लोग तो भले ही प्रधानमंत्री पर सवाल करते हों, बीजेपी के ही लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या महिला आरक्षण लागू करने की नीयत सरकार की है, और अगर नीयत होती तो इसमें इतनी दूरी क्यों। सरकार कह सकते थे कि अभी हम इसी स्थिति में लागू करेंगे, जनगणना के बाद उस अनुपात में आरक्षण देंगे और परिसीमन के बाद भी उसी अनुपात में हम सीटों का विभाजन करेंगे, लेकिन सरकार ने यह नहीं किया। दूसरी चिंता बीजेपी को है वो कांग्रेस को लेकर। आप ये देखिए कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तो कांग्रेस ने अपना पुराना ढर्रा छोड़ दिया है और अब नए राह पर नई रास्ते पे आ गई है कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे का पार्टी को बदलने का तरीका बड़ा ही गंभीर है। वे सारा काम खामोशी से करते हैं, वे कोई ऐसा काम नहीं करते जो हल्ला गुल्ला ज्यादा करे और अंजाम कम हो। तो और दूसरी बात यह कि वो खुद श्रेय लेने के लिए आगे नहीं आते कि मैंने कांग्रेस में ये परिवर्तन किया, कभी भी खड़गे जी ने यह नहीं कहा। जबकि बीजेपी के छोटे मोटे नेता भी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी दावा करते कि मैंने ये किया, तो खड़गे जी ये नहीं करते। खड़गे जी नए और युवा लोगों को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और वरिष्ठ लोगों को धीरे धीरे उनकी जिम्मेदारी कम भी कर रहे हैं। जैसे जनार्दन द्विवेदी की जिम्मेदारी उन्होंने थोड़ी कम कर दी, क्योंकि एक एंटोनी की जिम्मेदारी कम कर दी क्योंकि कमेटी से हटा दिया। कि ये दोनों सोनिया गांधी के करीबी थे, लेकिन ये बताया कि उनके बेटे ही उनके साथ नहीं है, पार्टी के साथ नहीं है और पार्टी को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। तो मैसेज उन्होंने बहुत शांति से दिया। कांग्रेस में हो रहे बदलाव ये भी मोदी जी के लिए चिंता का कारण है और राहुल गांधी का आक्रामक होकर सरल शब्दों में लोगों से बात करना ये भी मोदी जी के लिए चुनौती का विषय है। राहुल गांधी शब्दों की जलेबी नहीं बनाते, घुमाते फिराते नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, सीधा सीधा बोलते। और ये आम आदमी को समझने वाली बात है कि नोटबंदी, प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आके बोलते कि रात को 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी, अब आप अपना जो करना है करिए, नोटबंदी हो गई। इसी तरह आप देखिए कि लॉकडाउन के बारे में भी एकाएक निर्णय हुआ, थाली ताली बजा लो, झंडा लगा लो, ये सब बातें लोग देख चुके हैं। और अब लोगों को ये बात समझ में आ रही कि 10 साल तक तो कोई महिला आरक्षण लागू होने वाला है नहीं। और ओबीसी वर्ग के लोग ये बात जानते हैं, महिलाएं ये बात जानती है, और जब वो देखेंगी कि मोदी जी ने जो भी शगुफे किए थे उसका कोई अंजाम नहीं निकला, उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ मतलब, तो ये बात मोदी जी को चिंतित करने वाली। दूसरी बात है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किसी न किसी रूप में चल रही। कभी वो ट्रक चलाते हैं, धान रोपते हैं, सब्जी बेचते हैं, सब्जी वाले को घर बुला लेते हैं, कुलियों के बीच जाते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, सब्जी वालों के पास जाते हैं। तो ये कहना कि राहुल गांधी राजनीति नहीं कर रहे हैं ठीक नहीं होगा। राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करनी चाहिए, वो नेता हैं, पर उनकी राजनीति में जो गरिमा है, उनकी राजनीति में दूरदृष्टि है, उस गरिमा की और उस दूरदृष्टि की कमी माननीय प्रधानमंत्री जी में लगती है। और जिस तरीके से हाल ही में बिधूड़ी का मामला हुआ है, ये भी इसी बात का संकेत है कि बीजेपी के लोगों में कोई उनके ऊपर नियंत्रण किसी का नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि बीजेपी के आला कमान के तमाम लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो विघटन की बातें करते। राहुल गांधी ने तत्काल उस सांसद के घर जाके ये बात साबित की कि जिसके साथ भी नाइंसाफी होगी हम उनके साथ। तो एक आशा की किरण राहुल गांधी में लोगों को दिख रही है। अब ये आशा की किरण चुनाव तक आनी है, लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना है, इसमें कांग्रेस को काम करना चाहिए। जो खड़गे जी कर रहे हैं वो चुपचाप कर रहे हैं, बिना शोर के। खड़गे जी का काम करने का तरीका ऐसा है राजू जी, जैसे कोई परमाणु बिजली घर काम करता है।
जल विद्युत बिजली घर जो होता है उसमें बहुत शोर होता है, बांध से पानी छोड़ा जाता है, बहुत आवाज होती है, नदी से पानी बहता है, दिखता है, हाहाकार मचता है। परमाणु बिजली घर में कोई शोरगुल नहीं होता, लेकिन परमाणु बिजली घर अपना काम करता रहता है, चुपचाप बिजली बनाता रहता है। तो खड़गे जी एक ऐसे परमाणु बिजली घर की तरह हैं जो कांग्रेस के लिए, देश के लिए सकारात्मक राजनीति की बिजली बना रहे हैं बिना शोर किए। और ये विपक्ष को पता है, सत्तारूढ़ पार्टी को पता है कि अगर इस बिजली घर में छेड़छाड़ की गई तो जो विस्फोट होगा वो बहुत भीषण होगा। बीजेपी इस बात को जानती है, समझ चुकी है। राजीव जी, बीजेपी इस बात को समझ चुकी है, जान चुकी है, और शायद इसीलिए बीजेपी यहां परेशान है। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति, और उसमें अभी पिछले दिनों कुलियों से मिलने पहुंच गए राहुल गांधी। आज स्कूटी पे सवारी करते हुए एक छात्रा है, स्टूडेंट है, उसके पीछे वो बैठे हुए नजर आ रहे थे। मीमांसा उपाध्याय ये लड़की है, जयपुर में वहाँ यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि राहुल गांधी उसकी स्कूटी के पीछे बैठे हुए हैं। गर्ग साहब, इस राजनीति देखिए, लगातार राहुल गांधी कभी पैदल चल रहे हैं, और पैदल तो वो 4000 किलोमीटर चल लिए, और उसके बाद से राहुल गांधी गतिशील हैं। 2 पहिए पे, 4 पहिए पे, 8 पहिए पे, 6 पहिए पे, कभी ट्रैक्टर चला लेते हैं, कभी ट्रक पे बैठ जाते हैं, कभी बाइक से 1000 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं लद्दाख में। ये जो राजनीति है, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, और क्या यही राजनीति सबसे ज़्यादा आज की तारीख में मोदी जी को परेशान कर रही है? क्योंकि जुमलों की राजनीति के पैरेलल एक ऐसी राजनीति जहां एक राजनेता जाके कुलियों के बीच बैठ जाता है, जो एक सब्जी वाले को खोजते खोजते आजादपुर मंडी पहुंच जाता है, और फिर उस सब्जी वाले को खोज के निकालता है और फिर अपने घर पे उसके साथ लंच करता है। ये जो राजनीति है, ये कितना हावी होती हुई आज की तारीख में दिखाई दे रही है? गर्ग साहब, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। दो तीन चीजें हैं, मैं अचानक से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता जी। वो ये है कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत इमेज तो बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, पर जो बीजेपी और संघ के सम्मिलित प्रयास हैं चीज़ों को करने के, उसको हाँ कांग्रेस या इंडिया अलायंस कित दूर तक ले जा पा रहा है चुनौती देने का, ये मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं कि राहुल गांधी की इमेज का बढ़ना और पॉलिटिकली जवाब दे पाना। देखिए, 7 सांसद हैं दिल्ली में, आप जरा ऐसे देखिए, आप प्रवेश शर्मा जी का क्या रिकॉर्ड मानते हैं? जो हेट स्पीच को लेकर जिस तरह के आरोप लगते हैं उसको लेकर, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आप जानते होंगे कि उनका क्या, विधुड़ी जी ने जो चीज़ें कही, प्रवेश शर्मा जी जो कहते रहे हैं, क्या दोनों में बहुत फर्क है या नहीं है? मनोज तिवारी जी जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं वहाँ दिल्ली में, वो किस तरह की पॉलिटिक्स है? क्या विधुड़ी जी की पॉलिटिक्स से कोई अलग किस्म की पॉलिटिक्स है उनकी? हर्षवर्धन जी चुपचाप बैठे रहते हैं जब विधुड़ी जी वहां बोलते हैं पार्लियामेंट में, और हंसते हुए दिखाई देते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कोरोना के टाइम पे उनकी सफलता असफलता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो डॉक्टर हैं उसके बावजूद नहीं कर रहा हूँ, वो शरीफ आदमी हैं उसके बावजूद नहीं कर रहा हूँ, और क्यों उनको हटाया गया मंत्रिमंडल से इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो विधुड़ी जी ने कहा, ये क्या एक सैंक्शन के साथ नहीं कहा होगा? क्या इसके पीछे कोई सैंक्शन नहीं हो सकती है कि जो देश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है, या अपने मतदाताओं को कोई मैसेज देने की बात चल रही है कमिटेड वोटर्स को, क्या ये उसका अंग नहीं हो सकता? अगर
पार्टी ने कंडेम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, निकाला नहीं पार्टी से, सस्पेंड नहीं किया। प्रेम कुमार जी ने जैसा कहा कि प्रज्ञा ठाकुर के समय जो जिस तरह की रिएक्शन प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की थी, वैसी कोई रिएक्शन नहीं है। क्या आप इसको एक मतलब आरोप है, ये मतलब ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड कोई चीज नहीं मान सकते कि हाँ ये आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है? यह अप्रूवल है हमारा कि आप इस चीज को बढ़ाइए जी, या सहमति से कही गई बात है कि आप प्रोवोक कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को। मुजफ्फरनगर का जो कांड है कि एक जो अध्यापिका है वो बच्चे को बुला के मारती है, पिटवाती, या मेहसाना में एक माइनॉरिटी की बालिका जो प्रथम आती है उसको पुरस्कार के लिए बुलाया नहीं जाता है, या ट्रेन में एक आदमी राइफल लेके घूमता है और एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करता है। आप बताइए कि आपने कभी सुना हो कि किसी भी, या हरिद्वार में जो हुआ उसको लेकर, क्या आपको लगता है किसी भी घटना की भर्त्सना की गई है, आलोचना की गई है, निंदा की गई है, उसको देश की एकता अखंडता के खिलाफ बताया गया है? तो मुझे डर लग रहा है इस बात को लेकर कि ये दानिश अली के खिलाफ भी जो हुआ है, इसको अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है कहीं से, तो क्या मैं उसको सहमति से किया हुआ कृत्य नहीं मानूं क्या? कि उसके पीछे पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी का सपोर्ट है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, पूरे के पूरे जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सदन में उपस्थित थे उनका भी सपोर्ट है, और प्रधानमंत्री का भी सपोर्ट है, या गृह मंत्री का भी सपोर्ट। ये एक मेरे मन में प्रश्न है जी, कि क्या बिना सपोर्ट के कोई आदमी इतने साहस का काम कर सकता है? क्या वो एक्सेप्शन है दिल्ली के? मैं बाकी सांसदों के नाम नहीं ले रहा हूं, गौतम गंभीर का नहीं ले रहा हूं, मीनाक्षी लेखी का नहीं ले रहा हूं, मैं केवल कुछ नाम के स्वरूप 2-3 लोगों के मैंने नाम लिए। क्या आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आता है पूरी की पूरी? या प्रज्ञा ठाकुर का जो वीडियो आपने दिखाया, या वो जो कहती हैं उसमें? दूसरा में जो मुद्दा है कि दानिश अली अगर इस्तीफा दे देते हैं साहस करके, तो आप उसका क्या मैसेज जाएगा देश भर में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में? और उनको इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए कोई मैसेज देने के लिए? क्या उनको कौन रोक रहा है इस्तीफा देने से? तीसरा ये कि राहुल गांधी अगर यूपीए के जमाने के कास्ट सेंसस को उजागर कर ही देते हैं, खोल देते हैं, जैसा उन्होंने कहा, बार बार कह रहे हैं वो कि सरकार अगर अनाउंस नहीं करती है तो वो उसके जो कास्ट सेंसस की फाइंडिंग है उसको खोल देंगे। देखिए, ये हमको सरकार की नीयत पर क्यों शक होता है? वो ये इसलिए शक होता है कि गृह मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि आने वाली सरकारें करेंगी, आने वाली सरकार करेगी। ये जो सेंसस और परिसीमन आयोग की बात है, उन्होंने कहा है आने वाली सरकार करेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम करेंगे, आ गए, हम सत्ता में आ रहे हैं और हम करेंगे, ये नहीं कहा। उन्होंने क्यों नहीं कहा ऐसा कि हम आ रहे हैं? लाल किले से प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ही आऊंगा अगले साल जी। पार्लियामेंट में गृह मंत्री नहीं कहते हैं कि अगले साल हम करेंगे इसको, सेंसस को और परिसीमन
आयोग की स्थापना हम करें। कारण क्या? अगर वो कहते कि हम करेंगे तो पूछा जाता कि आप आज क्यों नहीं कर रहे हैं घोषणा? आप आरक्षण विधेयक के साथ इसके पारित आप पेश कर रहे हैं, उसके साथ ही घोषणा भी कर दीजिए, अगले सेंसस की भी कर दीजिए और परिसीमन आयोग की भी कर दीजिए। आप नहीं करना चाहते। और पिछले परिसीमन आयोग के आधार पर और पिछले सेंसस के आधार पर अगर पंचायतों का परिसीमन हो सकता है, नगर पालिकाओं का परिसीमन हो सकता है, तो पार्लियामेंट का और विधानसभाओं का क्यों नहीं हो सकता? जी। मतलब क्या आप देश के मतदाताओं को आपने बांट दिया है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए परिसीमन अलग होगा और ये पंचायतों के और नगर निकायों के जो मतदाता हैं उनके लिए तो हम परिसीमन कभी भी कर सकते हैं, हर साल कर सकते हैं या हर 5 साल में कर सकते हैं। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि पीएम अगर चाहते अगर कि ये जो विधेयक है आरक्षण विधेयक, इसके पीछे अगर ऑनेस्टी होती तो वो कह देते कि हाँ हम मतलब जवाब देते सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को कि हम ये आरक्षण विधेयक वर्तमान परिसीमन और जनसंख्या के आधार पर लागू कर रहे हैं और कास्ट सेंसस की घोषणा करते हैं। जो राहुल गांधी ने जयपुर में भी कहा कि अगला जो सेंसस है उसकी घोषणा क्यों नहीं करते आप कि वो कास्ट सेंसस होगा, कास्ट के आधार पर होगा, जाति पर आधारित होगा। तो हमको ये जो पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है, जो चलता हुआ, जो पार्लियामेंट में भी चलता हुआ दिख रहा है, जो विधुड़ी जी के ने जो कहा उसमें भी जो दिख रहा है, और रविशंकर प्रसाद की मुस्कुराहट और हर्षवर्धन के हंसने में भी जो दिख रहा है, हमको एक तरह का रहस्य दिख रहा है, एक तरह का ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है देश से और उसको राहुल गांधी समझ रहे हैं। और वो जो समझ रहे हैं वो जो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपने सपोर्ट को आम आदमी के सपोर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो अपने सपोर्ट के लिए इंडिया गठबंधन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। आप एक समझिए जी, राहुल गांधी अपने लिए या कांग्रेस के सपोर्ट के लिए इंडिया गठबंधन के सपोर्ट पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, वो जनता के सपोर्ट पर निर्भर कर रहे हैं। और इसीलिए आप पा रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी की बगैर चिंता किए, किसी चीज की चिंता बगैर किए हुए वो आम जनता के बीच में प्रवेश कर रहे हैं और कि जयपुर की सड़क पर भी पहुंच रहे हैं, आनंद विहार स्टेशन पर भी पहुंच रहे हैं, जोमेटो वाले के पीछे भी बैठ रहे हैं, मैकेनिक के यहाँ भी जा रहे हैं, धान के खेत में भी पहुंच रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। इतनी बड़ी रिस्क लेके वो कर रहे हैं जो मुझे लगता नहीं कि इंडिया अलायंस का कोई और नेता उनको सप्लीमेंट कर रहा है या उनको उनके साथ दौड़ लगा रहा है। मुझे नजर नहीं आ रहा है कि तो ये जो इस समय जो चुनौती है राजीव जी, वो थोड़ी सी गंभीर है और इस चुनौती को हमको कैसे ये अनफोल्ड होती है आने वाले दिनों में, ये चुनौती कैसे अनफोल्ड होती है और ये लोग क्या करते हैं, किस एक्सट्रीम पर जाते हैं। क्योंकि जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इशू नहीं है केवल सांप्रदायिकता के आधार पर
ये अपने वोट बैंक को एक कमिटेड लड़ाई के लिए सिपाहियों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो ज़्यादा खतरनाक नज़र आता है क्योंकि वो लोकतंत्र के प्रति आस्था को डिगाता है, वो थोड़ा सा कमज़ोर करता है। और इसका मैसेज चूंकि ऊपर से नहीं आ रहा है, पार्लियामेंट में या बाहर कि पार्टी का अध्यक्ष रिएक्ट कर रहा हो, राजनाथ सिंह का बयान तो कोई मतलब नहीं है जिस तरह के उन्होंने बयान दिया है विधोड़ी के मामले में, पर हमने गृह मंत्री का बयान या स्पीकर की चेतावनी में भी कि आप अगली बार करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे जी, तो वो अगली बार कब आएगा आप ये बताइए ना। क्या शीतकालीन सत्र का इंतजार करना है कि बजट सत्र का करना है कि अगली पार्लियामेंट का करना है, कौन सा अगली बार अब आने वाला है। और उसमें ये भी हो सकता है घर साहब कि अगली बार कोई और कर देगा, उसको भी चेतावनी आप देंगे कि अगली बार करोगे तो हमको पूरे देश में जो एक निराशा है, जो हेड स्पीकर जो सुप्रीम कोर्ट भी अपना वो व्यक्त कर रहा है, नागरिक भी व्यक्त कर रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि कोई एक सोची समझी रणनीति के तहत ये चल रहा है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है जी। तो अगर जिस सांसद ने पिछले 9 सालों में इस तरह का शब्द एक दानिश अली के खिलाफ या किसी अल्पसंख्यक सांसद के खिलाफ इस्तेमाल पार्लियामेंट किया हो, वो इस स्टेज पर क्यों कर रहा है। हालांकि इन्होंने पासपोर्ट जी ने उनकी मथुरा की स्पीच का उदाहरण दिया, पर वो पार्लियामेंट के बाहर की स्पीच है। एक सांसद जो पार्लियामेंट में इस तरह का कभी बोला नहीं है, आज क्या प्रोवोकेशन था, क्या यही प्रोवोकेशन था कि वो कोई रनिंग कमेंट्री कर रहे थे, तो वो रनिंग कमेंट्री अपनी सीट पर बैठे हुए अगर कर रहे थे तो ट्रेजरी बेंच पर बोल रहे विधोड़ी जी को सुनाई कैसे पड़ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं जी, और कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कह रहे हैं कि किसके खिलाफ क्या कह रहे हैं। और अगर वो रनिंग कमेंट्री कर रहे थे तो उसका कॉग्निजेंस तो स्पीकर को लेना चाहिए, उसका कॉग्निजेंस विधोड़ी कैसे लेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो हमको प्रकरण लगता है, ये थोड़ा सा इसमें हम, अगर ये गलत है जो मैं कह रहा हूं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो देश के नागरिकों के मन में संदेह है, वो संदेह ये है कि क्या ये एक सपोर्ट पर पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही है कि कैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पूरे के पूरे अलायंस को उत्तेजित किया जाए। हालांकि मायावती बिल्कुल उत्तेजित नहीं हुई, उन्होंने जो बयान दिया है आप देखिए कि बिल्कुल राजनाथ सिंह की तर्ज पे ही दिया है, स्पीकर साहब की तर्ज पे दिया है, जबकि उनको तो बहुत गुस्से से बयान देना चाहिए था, नहीं दिया जी। ये इसके पॉलिटिकल रिपरकशन उत्तर प्रदेश में तो होंगे, वहां पोलराइजेशन, माइनॉरिटी पोलराइजेशन बढ़ेगा और पूरा का पूरा वोट बैंक जो मायावती का है वो खसकेगा। पर अगर दानिश साहब इस्तीफा दे देते हैं साहस करके, तो क्या होगा, और राहुल गांधी कास्ट को पब्लिक कर देते हैं तो क्या होगा जी। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हमको आने वाले दिनों में हमको इनसे कॉन्फ्रंट होना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आने वाले समय में 2 चुनौतियां, बिल्कुल जो दोनों चुनौतियों का आप जिक्र कर रहे हैं, और इसके बाद देश की राजनीति किधर जाएगी
ये भी एक बड़ा सवाल है और इन सब पे हम आने वाले समय में चर्चा ज़रूर करेंगे। आज इस चर्चा को यही विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्रवण गर्ग साहब, बहुत ही शानदार विश्लेषण अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग बिंदुओं पे, और ख़ासकर देश की राजनीति को किस दिशा में हम जाते हुए देख रहे हैं। पल पल हम देख रहे हैं कि चीज़ें बदल रही हैं। राहुल गांधी कभी कुलियों के बीच पहुंचते हैं तो कभी स्कूटी की सवारी करने लगते हैं, और ये इस राजनीति और के बनाम दूसरी राजनीति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, इसको जानने समझने की कोशिश हम पिछले 1.5 घंटे से कर रहे थे, और कैसे बीजेपी के सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शानदार विश्लेषण हमारे तमाम पैनलिस्ट कर रहे थे और शानदार लेखन आप लोगों का कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ लगातार। विपिन शर्मा साहब गुड नाइट कह रहे हैं, आपको भी गुड नाइट कहता हूं। राजपाल भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सतीश पाटिल जी हैं जो कह रहे हैं द डर्टी टॉक इन न्यू हाउस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द DNA दैट इज़ स्पीकिंग। बिल्कुल। और दानिश जी शुड नॉट रिजाइन, ही शुड फाइट बैक। जी बिल्कुल सतीश पाटिल जी। और नागेश गुंडप्पा साहब हमारे साथ में, गुड डिस्कशन, एक्सलेंट एनालिसिस एंड परफेक्ट नरेशन टू व्यूअर्स। थैंक्स राजीव जी फॉर टुडेज डिस्कशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। और भेदिया साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ विकास कुमार हैं। भेदिया जी कह रहे हैं सभी भाइयों को सादर प्रणाम, आपको भी गुड नाइट लिख रहे हैं, गुड नाइट। और अंधारी मोगुलू भी हमारे साथ बने हुए, हमारे साथ जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ महिबुल्लाह जी हमारे साथ, राजस्थान में खाना खा रहा हूँ अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता। राजस्थान में हैं महबुल्ला साहब और खाना खा रहे हैं। और विजय कोमल जी लिख रही हैं मी, माय सिस्टर, माय नेफ्यू, वी ऑल आर गेटिंग सिक। अरे जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ होइए विजय कोमल जी, और आप सब पूरा परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों आप लोग, ऐसी कामना करता हूं। और जीपी सिंह साहब कह रहे हैं अदानी नाम अधिक असंवैधानिक होने के कारण लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति भी भारी नाराजगी व्यक्त करते हैं, कार्यवाही से निकाल देते हैं। सरकार समझती है कि अदानी असंसदीय शब्द है। और ऐसे ही हैं संदीप कुमार जी, भागी बलिया कह रहे हैं, और बागी बलिया। और गुलशन गुलाटी साहब कह रहे हैं RSS मस्ट बी बैंड इन इंडिया एंड इंटरनेशनली, गुलशन गुलाटी साहब कह रहे हैं। और क्लीन हार्ट चैनल कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिलबर्ट जी को नमस्कार कर रहे हैं। और ऐसे और भी कई सारे साथी हैं हमारे साथ जो अपनी बात, पवित्रा किसान जी हैं गुड नाइट कह रहे हैं, देवेंद्र चटर्जी जी हैं, राजेंद्र बंसोड़े साहब कह रहे हैं बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कह रहे हैं राहुल गांधी बराबर महात्मा गांधी इज इक्वल टू इंडिया, गुड नाइट कह रहे हैं, गुड नाइट आपको भी। और लाइट ऑफ एशिया का कहना है रमेश बिधूड़ी में बीजेपी का भावी चरित्र झलकता है, DB लाइव जिंदाबाद, शुभरात्रि। शुभरात्रि आपको भी लाइट ऑफ एशिया। मोहम्मद आलिम भी हमारे साथ राइट न्यूज़ सर लिख रहे हैं। अशोक सिंह साहब कह रहे हैं, आलोक सिंह साहब, आलोक जी कह रहे हैं कि बीजेपी जानती है कि हार तय है, संसद का ये विशेष सत्र का गेम सिर्फ ये था कि नए भवन में मोदी जी पहला बिल लाए, इतिहास में एंट्री, महिला आरक्षण तो सिर्फ बहाना था, ये अलग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। बिल्कुल। और जसलीन बेनीपाल जी का कहना है गुड नाइट, आपकी DB लाइव सोशल मीडिया में सबसे निष्पक्ष डिबेट करते हैं, कीप इट अप। बहुत शुक्रिया जसलीन बेनीपाल जी। और कौशिक देव रॉय जी कह रहे हैं भारत यात्रा पार्ट 2 कब निकलेगी, उम्मीद करता हूं कि जल्दी निकलेगी। और क्लीन हार्ट चैनल का कहना है DB लाइव न्यूज़ पॉइंट ग्रेट न्यूज़ चैनल, राजीव श्रीवास्तव जी ग्रेट रिपोर्टर, बहुत बहुत शुक्रिया क्लीन हार्ट चैनल जी आपका। और मैक्सिम बेंज भी हमारे साथ, प्लीज़ हैव अ डिबेट ऑन failed foreign policy
जी इन करेंट सिनेरियो विद कनाडा, जो कनाडा के साथ जो आजकल हो रहा है उसको लेकर के कह रहे हैं। और प्रीतम दुग्गल साहब कह रहे हैं गर्ग साहब की बातें बहुत सही हैं, बीजेपी के नेता इस काम के लिए तैयार रहते हैं। दानिश जी को जो सपोर्ट इंडिया के सभी दलों ने एकता दिखाई है प्रशंसनीय है। राहुल गांधी के साथ देश को जुड़ना पड़ेगा, इसी में भविष्य है। प्रीतम दुग्गल साहब बहुत शुक्रिया आपको आपके कमेंट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात आप लिख रहे हैं बहुत सही लिख रहे हैं, पते की बात लिख रहे हैं आप। और प्रफुल्ल चौधरी साहब इंडिया एक्सपेक्ट लिख रहे हैं, एक्सेप्ट लिख रहे हैं बीजेपी, इंडिया विदाउट बीजेपी लिख रहे हैं ये। और स्क्रॉल विथ हब भी हमारे साथ, स्क्रॉल विथ थंब किशन लाल के बारे में बात कर रहे हैं। और किशन लाल बत्रा पानीपत से, और ढेर सारा प्यार पानीपत से जुड़े हुए हैं किशन लाल बत्रा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ईट हेल्दी का कहना है नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल के रहेगी, कह रहे हैं ईट हेल्दी। और ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं। सुरेश नारायण साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे अंडमान और निकोबार से, लिख रहे हैं राजीव जी नमस्कार, श्रवण कुमार बिल्कुल सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी बीजेपी के जो बात छुपा रहे उनको जान चुके हैं, क्योंकि जो लाएंगे उसमें राहुल गांधी का मोहर लग जाएगी बिल्कुल। और हाफसा बतूल जी का कहना है विदुरी विल सून बी मेड कैबिनेट मिनिस्टर गिवन एज अ रिवार्ड, व्हाट डू यू से अबाउट दिस। अब उतनी हिम्मत नहीं होगी हाफसा बतुल जी, अब उतनी हिम्मत नहीं है इस सरकार में, आप मान के चलिए। अलीपुर जीटा कौशंबी से हैं हमारे साथ यूपी से जुड़े हुए, कह रहे हैं क्या सत्ता परिवर्तन के बाद ये बीजेपी के मोहरों पर कार्यवाही करना उचित नहीं होगा। जी सत्ता परिवर्तन के बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। रिचर्ड साहब हैं, कह रहे हैं वी हैव टू सेफगार्ड आवर फ्यूचर generation. Thanks DB Live for providing excellent analysis. All the panelists are real gems. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी हैं। भूमा अय्यर जी का कहना है these people can never empower women. They are absolutely दोगले लोग हैं, लिख रहे हैं they are absolutely दोगले लोग हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी टाइप्स। जी बिल्कुल भूमा अय्यर जी, बहुत शुक्रिया कमेंट लिखने के लिए। और प्रमोद कुमार जी का कहना है राजीव जी आपको बहुत बहुत श्रवण गर्ग साहब बहुत बढ़िया कह रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी पानीपत से लाइव देख रहा हूँ, देख रहे हैं हम, बहुत शुक्रिया प्रमोद अग्रवाल जी, प्रमोद कुमार जी पानीपत से आप देख रहे हैं। और आपके साथ जो लोग भी देख रहे हो उनको भी नमस्कार बोलिएगा हमारी तरफ से। और किशोर चहांदे साहब का कहना है राहुल गांधी ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारों की लड़ाई खड़ी की है, ये क्रांतिकारक पहल है। बीजेपी और आरएसएस को विचारों से जल्दी पराजित किया जा सकता है। जी बिल्कुल, विचारों की लड़ाई में विचार जो है उसकी जीत होती है, अच्छे विचारों की जीत होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ राहुल गांधी विचारों की लड़ाई में लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि दानिश अंसारी जी को इस्तीफा देकर देश में एक संदेश देकर जनता के बीच जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेताओं पर छोटी सी बात पर भी निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन भाजपा के नेताओं पर मेहरबानी की जाती है। जी फजल अली साहब कह रहे हैं गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट कहता हूं। और मयंक शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी पूरी तरह बेशर्म नहीं हुई है तो ये अनुशासनहीन सांसद को संसद से निलंबित कर बीजेपी को बाहर कर देना चाहिए, लेकिन बीजेपी बेशर्म है। और जे.आर. मिश्रा साहब का कहना है नमस्कार, आपको भी नमस्कार करता हूं। आदरणीय श्रवण जी ने अच्छी एनालिसिस की, राहुल गांधी देश की राजनीति को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। और एवरी इलेक्शन टाइम में पाक चाइना वार कैसे होता है, फाइनली इंडियन आर्मी बाली इमोशनली वोट्स मांग रहा है, लेटेस्ट कनाडा कंट्री को लेके आए एवरी इलेक्शन टाइम में सेम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंदारी मोगुदू वन का कहना है और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जय सिंह भी है, न्यू पार्लियामेंट हाउस इज शोइंग इट्स इमेज। और इकबाल पटेल साहब का कहना है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। और भी बहुत सारे साथी ईट हेल्दी हैं, चिंतामणि निसर्ग सेवा हमारे साथ बने हुए हैं, विशाल गोहिल जी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों समय की कमी है और इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। और
कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव को। बहुत सारे वीडियो अलग अलग मुद्दों पे हम बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं, उसको भी देखिए और उस पर कमेंट भी ज़रूर लिखिए। दिन भर की एक खबर आपके सामने हम पेश करते हैं हर शाम 7:30 बजे, उसको ज़रूर देखा कीजिए। खबरें दिन भर की, उसका नाम है इवनिंग बुलेटिन के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं हमारे बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो में। उसके अलावा मेरा एक और प्रोग्राम जो रोज़ जाता है, हमारी राय, जिसमें अपने विचारों को का पुट यहाँ रहता है, उसको भी देखा कीजिए। बहुत छोटा वीडियो, 8 मिनट का वीडियो, 8-10 मिनट का, लेकिन बहुत सारी बातें जो यहाँ मैं पर्सनली नहीं कह पाता हूँ, उसको समेटने की कोशिश वहाँ करता हूँ। और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।